नमस्कार। हाउस ऑफ हॉरर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी विक्रांत राजलीवाल की प्रकाशित भूतिया कहानी डाक बंगला है, जो आपको अमेज़न पर पढ़ने हेतु उपलब्ध है। किताब में छपे सभी साहित्यिक सामग्री के सभी कानूनी राइट्स विक्रांत राजलीवाल के पास निजी तौर पर सुरक्षित हैं। कहानी डाक बंगला ऐसी हैरत अंगेज और दिलचस्प हॉरर प्रेम कहानी है जिसका प्रत्येक रंग आपके धड़कते दिल को और भी धड़का देगा। डाक बंगला का हॉरर और थ्रिल आपको रोमांच के चरम सीमा के पार पहुंचा देगा। सदियों से हम अपने बुजुर्गों, दादी, नानी से भूत प्रेतों की कहानियां सुनते आए हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा में यानी कि विक्रांत राजलीवाल स्वयं आप सबके सामने डाक बंगले के माध्यम द्वारा प्रस्तुत करने का एक प्रयास मात्र करूंगा, जिसके भीतर आपको अनेक प्रकार के दिलचस्प रंग देखने को प्राप्त होंगे। जहां एक और आपको अत्यधिक हैरतअंगेज हॉरर दृश्य व अनोखे डर का एहसास करवाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर आपके प्रेम भरे दिल को छूते हुए प्रेम प्रसंगों के दृश्य और मनोरंजक रहस्यमयी किरदार आपको प्रत्येक क्षण गुदगुदाएंगे और रोमांच से भर देंगे। मुझे ऐसी पूर्णतः आशा है कि डाक बंगले की दिलचस्प हॉरर कहानी के भीतर छुपे हुए अनेक प्रकार के हॉरर और मनोरंजक दृश्य अवश्य ही आपको उत्साहित करने में पूर्णतः समर्थ होंगे। अब अधिक समय नष्ट न करते हुए आगाज करता हूँ चैप्टर 1, भूतिया कलश। आज आसमान में काले बादल यूं उमड़ाए थे कि रिहाना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह नील पदम से मिलने के लिए बागवाड़ी के तालाब पर जाए या ना जाए। अभी रिहाना यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसको एक एसएमएस आता है कि नील पदम की तबीयत खराब हो गई है और वह आज रिहाना से मिलने के लिए बागवाड़ी के तालाब पर नहीं आ पाएगा। यह एसएमएस पढ़ते ही रिहाना के होश से उड़ गए और वह एक क्षण भी गवाए बिना अपने घर से बाहर निकलकर एक टैक्सी को रोकते हुए रिहाना कुछ हड़बड़ाहट पूर्वक टैक्सी 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 चालक नम्रता पूर्वक टैक्सी को रोकते हुए रिहाना से कहता है, जी मेम साहब। रिहाना तेजी से टैक्सी के भीतर बैठते हुए, अल्ट्रा रोड चलो। टैक्सी चालक तुरंत ही टैक्सी का मीटर डाउन करते हुए टैक्सी को अल्ट्रा रोड की ओर मोड़ देता है। कुछ क्षणों के उपरांत टैक्सी चालक रिहाना से कुछ कहते हुए, मेम साहब अल्ट्रा रोड पर कहाँ जाना है? रिहाना इसी प्रकार खुद पर काबू रखते हुए, बंगला नंबर 336। अभी रेहाना ने बंगला नंबर 336 कहा ही था कि तभी टैक्सी चालक एक जोरदार ब्रेक लगाते हुए टैक्सी को रोक देता है और रेहाना से बताता है कि मेम साहब बंगला नंबर 336 आ गया। रेहाना टैक्सी से उतरते हुए, यह लो अपना भाड़ा, बाकी का ट्रिप रख लेना। टैक्सी का भाड़ा अदा करने के उपरांत रेहाना टैक्सी से उतरकर बंगला नंबर 336 के भीतर प्रवेश कर जाती है और कुछ क्षण के उपरांत रेहाना नील पदम की मम्मी के साथ नील पदम के कक्ष के भीतर प्रवेश करते हुए रेहाना अत्यधिक भावुकता के साथ फूट फूट कर रोते हुए, नील पदम, यह क्या हो गया नील पदम? नील पदम की ओर समीप पहुंचते हुए उसके हाथ को अपने हाथों में थामते हुए, हे मेरे प्रभु, मेरे नील पदम को स्वास्थ्य प्रदान करे। रेहाना की ऐसी हालत देखकर नील पदम कुछ मुस्कुराते हुए, सब ठीक है रेहाना, तुम घबराओ नहीं, मुझे तो हल्का सा बुखार ही हुआ था, देखो ना अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। रेहाना का हाथ पकड़ते हुए भावुकता के साथ कहता है, ओ डियर रेहाना, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। उसी समय नील पदम की मम्मी रेहाना से कुछ कहते हुए कि रेहाना, तुम और नील पदम कहीं आउटडोर हिल स्टेशन पर घूमने क्यों नहीं चले जाते? देखो
नील पहाड़ी पर हमारा पुश्तैनी डाक बंगला है जो एक अरसे से सूना पड़ा हुआ है। वहाँ का सदाबहार मौसम तुमको अत्यंत ही पसंद आएगा। अभी रेहाना कुछ कह पाती उससे पहले नील पदम कुछ उत्सुकता के साथ रेहाना को नील पहाड़ी चलने के लिए जोर देते हुए, हाँ रेहाना, मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, हम कल ही नील पहाड़ी पर जाएंगे। रेहाना मुस्कुराते हुए, ठीक है नील पदम, जैसी तुम्हारी इच्छा। नील, तुम बुरा न मानो तो क्या हम लता और नीलम को भी अपने साथ ले चलें? इस प्रकार से एक आउटडोर एडवेंचर पिकनिक हो जाएगी। नील पदम श्रेष्ठतापूर्वक, हाँ हाँ, क्यों नहीं रेहाना, मैं जानता हूँ लता और नीलम तुम्हारी बचपन की सखियाँ हैं। हम कल ही फ्लाइट से नील पहाड़ी जाएंगे। ऐसा करो, तुम आज यहीं रुक जाओ। देखो ऐसा करो, लता और नीलम को कॉल करके उन्हें भी यहीं बुला लो। मैं अपनी मर्सिडीज को उन्हें लाने के लिए भेज देता हूँ। रेहाना मुस्कुराते हुए, ठीक है नील, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर रेहाना लता और नीलम को कॉल करते हुए आउटडोर पिकनिक की सारी प्लानिंग बताती है और कुछ क्षणों के उपरांत लता और नीलम अपने अपने प्रेमी रॉकी और पेंटल के साथ नील पदम की मर्सिडीज से वहां पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से नील पदम की मम्मी के कहे अनुसार सभी मित्र नील पहाड़ी पर आउटडोर पिकनिक मनाने हेतु नील पदम के बंगले पर रुक जाते हैं। अगली प्रातः सभी मित्रजन नील पदम के प्राइवेट प्लेन से नील पहाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। जहां मोहन भाई एंड सन्स की एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे देखकर नीलम अत्यधिक उत्सुकता के साथ कुछ कहती है कि नीलम, वाह, यह तो ब्रांड न्यू BMW है। तभी रेहाना कुछ कहते हुए कि देखो अब और अधिक विलंब ना करो, अभी हमें नील के पुश्तैनी डाक बंगले तक का सफर और करना है। रेहाना के इतना कहते ही सभी मित्रों की टोली मोहन भाई एंड सन्स की लग्जरी BMW के में बैठ जाते हैं। इसके साथ ही नील पहाड़ी एयरपोर्ट से नील पहाड़ी तक का टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ी सफर प्रारंभ हो जाता है। सभी मित्र हंसी ठिठोली करते हुए पहाड़ी सफर का भरपूर लुत्फ उठाते हुए अत्यंत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। लगभग 2 से ढाई घंटे के सफर के पश्चात उनकी वह गाड़ी नील पहाड़ी के कस्बे में प्रवेश कर जाती है, जहां से आगे का सफर उन्हें अंग्रेजों के जमाने की एक लग्जरी आलीशान काली घोड़ा बग्गी गाड़ी से तय करना है, क्योंकि आगे का मार्ग गाड़ी के सफर के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके लिए घोड़ा गाड़ी ही एकदम उपयुक्त साधन है। इसीलिए सभी मित्र नील पहाड़ी की उस आलीशान काली घोड़ा बग्गी पर सवार हो जाते हैं, जो नील पदम के पुश्तैनी डाक बंगले से खासतौर पर उन्हें ले जाने के लिए आई थी। नील पदम और रेहाना उस आलीशान घोड़ा बग्गी के आगे वाले स्थान पर बैठ जाते हैं और बाकी के मित्र लता और राकी पीछे वाले स्थान पर, और नीलम और पेंटल साइड की खिड़की के साथ सट कर बैठ जाते हैं। तदोपरांत उस आलीशान काली घोड़ा बग्गी का वह बूढ़ा चालक, जिसने आज भी अपनी पुश्तैनी पोशाक को पहना हुआ था, उनका सामान उठाकर उस आलीशान बग्गी की छत पर रख देता है और एक चाबुक की मार के साथ वह उस आलीशान काली घोड़ा बग्गी को हाँकते हुए धुलाने लगता है। घोड़ा गाड़ी एकदम से ही चल पड़ती है। रेहाना बग्गी के दौड़ने से लगने वाले झटकों से बचने हेतु अपने प्रेमी नील पदम की मजबूत कंधों पर अपना सर रख देती है और वह बूढ़ा बग्गी चालक उस आलीशान काली घोड़ा गाड़ी को उसी प्रकार से हाँकते हुए दौड़ाए चले जा रहा था, और देखते ही देखते आसमान पर रात के तारे टिमटिमाने लगे। फिर लगभग 1.5 घंटे के उस कठिन दुर्गम पहाड़ी सफर के उपरांत वह बूढ़ा बग्गी चालक उस आलीशान काली घोड़ा गाड़ी को रोकते हुए बूढ़ा बग्गी चालक बग्गी को रोकते हुए
बूढ़ा बग्गी चालक, बाबूजी, डाक बंगला आ गया है। इतना कहते हुए वह बग्गी का बंद दरवाजा खोल देता है। इसके साथ ही सभी मित्र एक एक करके बग्गी से नीचे उतर जाते हैं। तभी शाही बंगले का लंबा चौड़ा बूढ़ा दरबान दौड़कर बग्गी के समीप पहुंचते हुए बूढ़ा दरबान नम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम करता है। नमस्कार साहब, आप आ गए। नीलपदम शाही अंदाज से, हाँ दरबान काका, क्या तुमको पहले ही ज्ञात था कि हम यहाँ आने वाले हैं? बूढ़ा दरबान मुस्कुराते हुए, बड़ी मेम साहब का फोन आया था कि आप आने वाले हैं, इसीलिए मैंने यह शाही बग्गी को आपको यहाँ लाने के लिए पहले ही भेज दिया था। इतना कहते हुए बूढ़ा दरबान एकदम से खामोश हो जाता है और शाही डाक बंगले के अन्य नौकरों भैरों और काली को वह आवाज लगाकर बुलाते हुए उनसे कहता है कि बूढ़ा दरबान रोब के साथ, भैरों और काली, देखो छोटे सरकार और उनके मित्रों को का सामान डाक बंगले के भीतर ले चलो। भैरव और काली एक साथ, जी काका। नीलपदम और रेहाना डाक बंगले के भीतर प्रवेश करते हुए रेहाना प्रसन्नता और हैरानी से, वाह वाह नील, यह तो किसी महाराजा का महल दिखाई देता है। ओ माय गॉड, यह तस्वीर किसकी है? इतना चार्म है इनके चेहरे पर। रेहाना की उत्सुकता को देख नीलपदम उससे कुछ बतलाते हुए कि हाँ रेहाना, यह 16वीं सदी में हमारे पुरखे महाराज हरजीत सिंह जी अपनी पटरानी पद्मावती के लिए बनवाया था, जो उनकी 150 रानियों में सबसे प्रिय थी। अभी नीलपदम सभी को डाक बंगले के विषय में बता ही रहा था कि तभी लता कुछ उत्साहित होते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है कि वाह, वो देखो कितना सुंदर स्विमिंग पूल। लता का ऐसा उत्साह देखते हुए नीलपदम उसको बताते हुए कि यह हमारा पुश्तैनी सरोवर है। यह हमारे पुरखे महाराजा हरजीत सिंह जी की 150 रानियां एक साथ स्नान करती थी। अभी नीलपदम शाही सरोवर और अपने राजशाही पुरखों के विषय में बता ही रहा था कि तभी लता का बॉयफ्रेंड राकी कुछ शेष भाव के साथ कहते हुए कि ये बात तो ठीक है, परंतु क्या कुछ भोजन आदि की भी व्यवस्था है, या आज हमें भूखे पेट में दौड़ते हुए चूहों से कुश्ती लड़नी होगी? लता के बॉयफ्रेंड राकी के द्वारा भोजन के विषय में पूछने पर डाक बंगले का वह बूढ़ा दरबान उसे बतलाता है कि आप चिंता न करें साहब, आपके लिए शाही भोजन की व्यवस्था है। वहीं दूसरी ओर से नीलम का प्रेमी पेंटल समीप के एक शाही शराब के बार से एक उत्साहित सबर के साथ, अरे इतनी पुरानी चैंपियन? यह देखकर लता का बॉयफ्रेंड राकी हंसते हुए, अच्छा तो तुमने अपना कोटा सूंघ ही लिया। तभी डाक बंगले का शाही बावर्ची एक्शन महाराज वहां पहुंचकर मुस्कुराते हुए अत्यधिक विनम्रता से अपने हाथों को बांधकर, साहब आपके भोजन हेतु शाही दस्तरखान तैयार है। उधर शाही दस्तरखान पर विभिन्न प्रकार के शाही भोजन, जिसमें एक पूरा जंगली सुअर भूनकर बहुत ही शाही अंदाज से शाकाहार सैलेड से सजाया हुआ था, और नील पहाड़ी की मशहूर भूरी टर्की, जिसमें अंदर तक आलू भरा हुआ है। जिसमें एक आकर्षण था, वह 3-3 फुट की नरम मुलायम रेशम से भी के समान नाजुक नाजुक नरम नरम रोटियों से सजा हुआ वह बहुत ही शाही थाल। तभी शाही बावर्ची एक्शन महाराज एक सुनहरे कैरेट में 250 साल पुरानी वाइन को उनके पीने हेतु वहां रख जाता है। यह देखकर सभी जनते अत्यधिक खुश हो जाते हैं, और तभी लता का प्रेमी पेंटल बोलता है कि यह तो एकदम ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसी रियासत के महाराज के यहाँ हम शाही भोजन कर रहे हैं। तभी उनके भोजन व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक शाही पोशाकधारी कर्मचारी अपने हाथ में भुना हुआ मुर्ग मुसल्लम रखते हुए उनसे कहता है कि जी साहब, आपने सही कहा, इस समय आप महाराजा हरजीत सिंह के शाही महल में एक शाही भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। एक क्षण रुककर पुनः से
यह राजपुताना के सबसे शाही महाराजा हरजीत सिंह के वंशजों की दावत है और यकीन कीजिएगा यहाँ बिल्कुल वैसे ही पकवान बनाए जाते हैं जो सदियों पूर्व महाराज हरजीत सिंह के समय में बनाए जाते थे। शाही डाक बंगले में शाही भोजन और सैकड़ों वर्ष पुरानी शराब का लुत्फ उठाने के उपरांत सभी मित्रजन अपने अपने शाही कक्ष में चले जाते हैं और रेशम से भी नरम राजशाही बिस्तर पर विश्राम करने हेतु लेट जाते हैं और गहरी निद्रा को प्राप्त हो जाते हैं। लगभग आधी रात को एक जोरदार चीख की आवाज से रेहाना की निद्रा टूटकर उसकी आंख खुल जाती है। न जाने वह किस अनजानी शक्ति से आकर्षित होते हुए वे अपने बिस्तर से उठकर अपने उस शाही कमरे से बाहर निकल आती है और सीढ़ियों से नीचे को उतरते हुए वह देखती है कि नीचे डाइनिंग हॉल में जहां उन सभी मित्रों ने शाही भोजन का लुत्फ उठाया था उसके ठीक बगल की ओर ऊंची कंक्रीट की वह मजबूत दीवार हट चुकी है। उसके स्थान पर अब उसके पीछे अत्यंत ही शाही और भव्य एक कक्ष है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर और भव्य शाही साज सजावट करी हुई है। उस कमरे की भव्य शाही साज सजावट के बीचों बीच तहखाने में एक चमकता हुआ रहस्यमय कलश स्थापित किया हुआ है। रेहाना अभी हैरानी से यह सब देख ही रही थी कि तभी रेहाना को अपने नाजुक कंधों पर एक हाथ महसूस होता है और वह घबरा कर जैसे ही पीछे पलटती है तो उसके ठीक पीछे नील पदम खड़ा होता है। तब वह कुछ घबराए से सवरों के साथ उससे बोलती है कि नील, वह देखो सामने क्या है। परंतु नील पदम जैसे ही वहां देखता है तो कुछ भी नहीं होता। वहां वही प्राचीन संगमरमर से बनी हुई अत्यधिक मजबूत दीवार होती है। उस प्राचीन संगमरमर की दीवार को देखकर नील पदम रेहाना से कहता है कि मुझे तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एक क्षण रुककर पुनः से वह कहता है, तुम स्वयं देख सकती हो कि वहां तो कुछ भी नहीं है। नील पदम के ऐसा कहने पर रेहाना कुछ अजीब सी बेचैनी और हड़बड़ाहट पूर्वक कहती है कि नील, ईश्वर की कसम, मेरा रब साक्षी है कि कुछ समय पूर्व वहां से यह ऊंची मजबूत कंक्रीट की दीवार अपने आप गायब हो गई थी और उसके स्थान पर एक भव्य आलीशान कक्ष था और उसके बीचों बीच एक तहखाना में एक अजीबोगरीब रहस्यमय कलश स्थापित किया हुआ है। रेहाना की ऐसी मनस्थिति को देखकर नील पदम उससे कहता है कि रेहाना, अवश्य ही तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तदोपरांत नील पदम अत्यंत ही प्रेम से रेहाना को सहानुभूति देते हुए उसको उसके कक्ष के अंदर छोड़ आता है। इस बात से अनजान की डाक बंगले का बूढ़ा दरबान दूर से खड़ा हुआ यह सब कुछ देख रहा था। अगली प्रातः डाक बंगले का वही बूढ़ा दरबान नील पदम से कुछ बतलाते हुए कि छोटे सरकार, कल रात्रि को जब मेम साहब उठी थी ना, तब मैं वहीं था और यह कोई जादू कह लीजिए या चमत्कार कह लीजिए, या उस महाप्रभु महाकाली की असीम लीला कि मेम साहब ने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है। यह हकीकत है कि इस दीवार के पीछे आपके पूर्वजों का राजशाही कक्ष है जिसके बीचों बीच तहखाने में एक भूतिया कलश को पूजा करके मंत्र ताबूजियों से बांधकर स्थापित किया हुआ है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे मगर उस रहस्यमयी भूतिया कक्ष के अंदर एक शैतान पिशाच की दुष्ट आत्मा को कैद किया हुआ है। यह बात उस समय की है जब यहाँ पर आपके पूर्वज महाराजा हरजीत सिंह का एक छत्र राज हुआ करता था। और अपने दिमाग पर कुछ जोर डालते हुए बताता है कि और वह एक अत्यंत ही शाही शख्सियत के बहुत ही वीर बहादुर महाराज थे। एक अत्यंत ही रहस्यमय किस्सा जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने अपने पुरखों से सुनते आए हैं कि अपने माथे पर कुछ जोर देते हुए महाराज हरजीत सिंह जी अपने शाही शायराना तबीयत के अनुसार
सांझ को अपने भव्य दरबार में राजशाही की सबसे मशहूर नर्तिका मनोहरी का अत्यधिक कामुक नृत्य कार्यक्रम देख रहे थे। महाराज अपनी रत्न जड़ित शाही सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि के सामने राज्य की सबसे सुंदर और मशहूर नर्तिका मनोहरी अपना अत्यधिक कामुक और आकर्षक नृत्य पेश कर रही है। शाही महफिल सजी हुई है और वाह 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 खूब मनोहरी का एक शोर हर दिशा गूंज रहा है। सभी शाही दरबारी जो शाही नृत्य कार्यक्रम में सम्मिलित थे चारों ओर से इनाम में सोने की मोहरों को मनोहरी के कदमों में उछाल रहे हैं। वह हर ओर शाही शराब शबाब और कबाब का एक रंगीन दोष सजा हुआ था जो अपने चरम पर था। लगभग 2 से ढाई घंटे के शाही नृत्य कार्यक्रम के बाद सभी शाही व्यक्तित्व के वह महान लोग जिसमें मंत्री से लेकर संतरी तक सम्मिलित थे शराब के शरूर में अपने अपने महल में स्थापित अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। महाराजा हरजीत सिंह जी इस भव्य नृत्य कार्यक्रम के उपरांत राज्य की मशहूर उस अत्यधिक सुंदर नर्तिका को अपने सम्मुख बुलाते हुए कहते हैं कि वाह मनोहरी, आज तो तूने कमाल कर दिया है। सच कहूं तो तेरे जैसी सुंदरी और मनोहक नर्तिका तो स्वर्ग के राजा इंद्र के दरबार में भी ना होगी। महाराजा हरजीत सिंह के मुख से अपनी तारीफ सुनकर चाहे नर्तिका मनोहरी फूले ही नहीं समा रही थी। तभी महाराजा हरजीत सिंह जी आगे कहते हैं कि हम तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। सुनो सुंदरी, हम तुम्हारे साथ विवाह संपन्न करेंगे और तुम्हें अपने राज्य की पटरानी बनाएंगे। क्या तुम्हें कोई एतराज है? यह सुनकर मनोहरी के उस सुंदर गुलाबी मुख पर गर्व का एक भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। एक क्षण उसी प्रकार से स्वयं के उस मदमस्त हुस्न पर मोहित होते हुए वह कहती है कि यह तो मेरा सौभाग्य होगा महाराज कि मैं आपको पसंद आई और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके राज्य की पटरानी बन सकूं। परंतु मेरी भी कुछ विवशता है। महाराजा हरजीत सिंह जी पुनः से कुछ कहते हुए कि मनोहरी, तुम हमें अपनी समस्या का निसंकोच बता दो और हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। महाराजा हरजीत सिंह जी ने से अपनी सहायता का आश्वासन मिलने के उपरांत राजनर्तिका मनोहरी महाराजा हरजीत सिंह से बतलाती है कि महाराज, मेरा विवाह तो बाल्यकाल में ही संपन्न हो गया था शहर के एक मशहूर मूर्तिकार वल्लभ भाई विट्ठल से। यह सुनकर महाराजा हरजीत सिंह कुछ उदास हो जाते हैं और वहां से उठकर अपने शाही कक्ष की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। महाराजा हरजीत सिंह का एक चापलूसकार सेवक हरिमल यह सब कुछ देख रहा था और वह महाराजा के साथ साथ उनके पीछे पीछे उनके कक्ष की ओर चला जाता है और उनसे कहता है कि महाराज, आप उदास ना हो। हमारे राज्य में मनोहरी से भी हसीन और सुंदर बहुत सी ऐसी युवतियां हैं जो आपसे विवाह करने को आतुर हैं। अपने चापलूसकार के द्वारा ऐसा कहने पर महाराजा हरजीत सिंह जी उससे कहते हैं कि नहीं हरिमल, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमने शायद कुछ अधिक ही मदिरा का सेवन कर लिया है और इसी कारण शराब के सरूर में हमारे मुख से यह बात बाहर निकल गई। महाराजा हरजीत सिंह का वह धूर्त चापलूसकार हरिमल तब कुछ हिम्मत जुटाकर उनसे कहता है कि महाराज, आप निश्चिंत रहे। हम सभी चापलूसकारों ने आपके मनोरंजन के लिए एक शाही व्यवस्था कर रखी है। कल हम सभी आपकी शाही टुकड़ी के साथ आपकी सेवा में राज्य के घनघोर काले जंगल में हिरणों के शिकार पर चलेंगे, जहां आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। महाराजा हरजीत सिंह जी यह सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और वह उस खास चापलूसकार हरिमल से कहते हैं कि वाह हरिमल, तुम मेरे मनोभावों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हो और तुम्हारा यह विचार मुझे अत्यंत ही प्रसन्न आया है। हम अवश्य ही काले जंगल शिकार क्रीड़ा हेतु कल प्रातः ही अपनी शाही टुकड़ी के साथ प्रस्थान करेंगे। हमारे सबसे भव्य शाही लश्कर को तैयार किया जाए।
इसके साथ ही शाही मदिरालय से मादक मदिरा के बड़े बड़े बक्सों के साथ राज्य की सबसे मशहूर नर्तिका मनोहरी को भी सूचित कर दिया जाता है कि वह भी हमारे साथ कल शिकार क्रीड़ा हेतु काले जंगल चलेगी, जहां हम शिकार क्रीड़ा के साथ राज्य नर्तिका मनोहरी के नृत्य कार्यक्रम सहित मादक मदिरा का आनंद प्राप्त करेंगे। अगली प्रातः महाराजा हरजीत सिंह जी अपने भव्य शाही लश्कर और राज्य नर्तिका मनोहरी सहित राज्य के घनघोर काले जंगल की ओर हिरणों के शिकार हेतु प्रस्थान कर जाता है। लगभग 3 पहर पश्चात यानी की रात होते होते महाराजा हरजीत सिंह का वह शाही लश्कर काले जंगल के बिल्कुल मध्य में पहुंचकर रुक जाता है और वहां अपना डेरा डाल देते हैं। महाराजा हरजीत सिंह जी वहां काले जंगल में अपने शाही डेरा लगने के उपरांत मनोहरी का एक अत्यधिक कामुक नृत्य कार्यक्रम के साथ अत्यधिक मादक मदिरा का आनंद प्राप्त करते हैं। एक रात्रि विश्राम के उपरांत अगली प्रातः घनघोर काले जंगल में अपने घोड़े हॉरिजॉन्टल पर सवार होकर अपने लश्कर के साथ शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं। शिकार खेलने के दौरान राजा हरजीत सिंह जी और भी घने जंगल की ओर चले जाते हैं, जहां वह एक रहस्यमय गुफा को देखते हैं और न जाने किस शक्ति के वशीभूत होते हुए वह उस गुफा के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। उस रहस्यमय गुफा के भीतर उन्हें एक विशालकाय मूर्ति, शैतान की मूर्ति और जादू टोना तंत्र मंत्र साधना करने का एक स्थान भी देखने को मिलता है। महाराजा हरजीत सिंह जी यह सब देखकर अत्यधिक हैरान होते हुए तदुपरांत वह शैतान की उपासना के उस रहस्यमय स्थान का निरीक्षण प्रारंभ करते हैं। वहां उस विशाल का शैतान की मूर्ति के आसपास बहुत सारा टोना टोटका करने हेतु पूजा आदि का सामान सजा हुआ होता है, जो शायद शैतान की पूजा साधना हेतु उपयोग में लाया जाता है। महाराजा देखते हैं कि उस विशाल का शैतान की मूर्ति के ठीक बगल में एक बुझा हुआ चिराग रखा होता है। अचानक ही महाराजा हरजीत सिंह जी प्रकाश की कामना से उस बुझे हुए चिराग को जलाकर ज्वलित कर देते हैं। जैसे ही महाराजा हरजीत सिंह जी उस रहस्यमय चिराग को ज्वलित करते हैं तो अचानक से आसमान में जोरदार बिजली गरजती है और प्रकृति अपना रूप बदल कर अत्यधिक भयावह रूप धारण कर लेती है। हर दिशा प्रचंड हवाएं चलनी प्रारंभ हो जाती है। महाराजा हरजीत सिंह जी मोशन में आए इस भयावह परिवर्तन को देखकर अत्यधिक हैरान हो रहे थे कि तभी उसी समय एक और आसमान में एक जोरदार बिजली गूंजती है और उसकी आवाज से संपूर्ण काला जंगल गूंज उठता है। और उसी समय आकाश में एक आकाशवाणी होती है कि हरजीत सिंह, तुमने आज एक शैतानी पिशाच को जीवित कर दिया है। इसका भुगतान सब के सब अब संपूर्ण मानव जाति को भोगना होगा। इसका भुगतान संपूर्ण मानव जाति को अब भोगना होगा। उसी समय उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वह पलटकर देखते हैं तो उनके ठीक पीछे उनके शाही लश्कर का संचालक देव सिंह खड़ा होता है, जो अत्यधिक विनम्रता के साथ महाराजा हरजीत सिंह से कहता है कि महाराज, आप यहाँ हैं? हम आपको संपूर्ण काले जंगल में ढूंढ रहे थे। महाराज, वहां आपके शाही लश्कर में बहुत से विशालकाय हिरणों को मार गिराया है। ये सुनते ही महाराज हरजीत सिंह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने शाही लश्कर के संचालक देव सिंह से कहते हैं कि वाह वाह, तुमने यह खबर देकर हमको अत्यधिक प्रसन्न किया है। इतना कहते हुए अपने गले से बहुमूल्य रत्न जड़ित हार को तोड़ते हुए देव सिंह को थमा देते हैं। यह लो देव सिंह। इसके साथ ही महाराजा हरजीत सिंह अपने शाही लश्कर के संचालक के साथ वहां से बाहर निकल जाते हैं। महाराजा हरजीत सिंह इस बात से अनजान थे कि जाने अनजाने उन्होंने उस रहस्यमय चिराग को ज्वलित कर शैतानी शक्ति को संचार कर दिया है। उस रहस्यमय स्थान पर उस शैतानी कंदरा गुफा में जो बुझा हुआ चिराग हजारों वर्षों से वहां अपने ज्वलित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। किसी दिन कोई शाही वंश का रक्त वहां आएगा और उसको ज्वलित करेगा, जिससे सैकड़ों वर्षों सदियों से सोया हुआ शैतानी पिशाच जागृत हो जाएगा। महाराजा हरजीत सिंह के द्वारा जाने अनजाने की गई शैतान की उपासना से अंधेरे की कोख में सोया हुआ शैतान पिशाच पुनर्जीवित हो जाता है। दूसरी ओर
महाराजा हरजीत सिंह अपने शाही लश्कर के संचालक देव सिंह के साथ अपने बेड़े में पहुंचते हैं, जहां उनकी शिकार की टुकड़ी ने बहुत से विशालकाय हिरणों को मार गिराया था। महाराजा वहां पहुंचकर उस शिकार किए हुए विशालकाय हिरणों पर अपने विजय मोहर लगा देते हैं। तदुपरांत उनका शाही बावर्ची उन विशालकाय हिरणों को वहां से अपने साथ बावर्ची खाने ले जाता है और कुछ समय उपरांत महाराजा हरजीत सिंह का वह शाही बावर्ची उन विशालकाय हिरणों को अपने शाही अंदाज में राज्य के चटपटे मसालों में भूनकर महाराजा हरजीत सिंह के शाही खेमे में सजाकर लगा देता है, जहां महाराजा हरजीत सिंह जी अपनी शाही महफिल में उस भुने हुए मांस के साथ अपने राज्य की सबसे मादक मदिरा के सेवन का लुत्फ उठाते हुए इस बात से अनजान कि उनके द्वारा जाने अनजाने उस रहस्यमय चिराग के ज्वलित करने से सदियों से सोया हुआ शैतानी पिशाच जागृत हो गया है और इस संपूर्ण संसार में काली शैतानी शक्तियों का संचार हो गया है। दूसरी ओर राज्य की सबसे मशहूर नर्तिका मनोहरी अपने अत्यधिक कामुक नृत्य से अत्यधिक कामुक जंगल गान जंगल संगीत पर उस शाही महफिल में प्रत्येक सदस्य का धड़कता दिल चीर देने पर आतुर थी। इस बात से अनजान की उनके द्वारा जाने अनजाने उस रहस्य में चिराग का ज्वलंत करने से सदियों से सोया हुआ शैतानी पिशाच जागृत हो गया है और इस संपूर्ण संसार में काली शक्तियों का संचार हो गया है। राजशाही नृत्यिका मनोहरी एक अत्यधिक कामुक जंगल गान संगीत पर अपना कामुक नृत्य प्रस्तुत करते हुए जिसके बोल इस प्रकार से थे कि जंगल के बीचों बीच शाही महफिल सजी हुई है। महाराजा हरजीत सिंह जी अपने राजगद्दी पर विश्राम मुद्रा में लेटे हुए भुने हुए मांस और मादक मदिरा का आनंद उठा रहे हैं और सामने राज्य की सबसे कामुक और सुंदर नर्तिका मनोहरी जंगल गान प्रस्तुत करते हुए जिसके बोल कुछ इस प्रकार से थे कि अपना कामुक नृत्य प्रस्तुत करते हुए वह महाराजा हरजीत सिंह की जंघा को चूमते हुए, आजा मेरे राजा तुझे दर्शन में स्वर्ग के करवा दूं, अपने दहकते हुए अंगार इन अधरों से आज तुझे मैं जाम कोई पिला दूं, आजा मेरे राजा तुझे दर्शन में स्वर्ग के करा दूं, अपने दहकते हुए अंगार इन अधरों से आज तुझे मैं जाम कोई पिला दूं, देख जरा मेरे इन नैनों में जरा तू ओ शराबी, देख जरा मेरे इन नैनों में जरा तू ओ शराबी, धक 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 जवान दिल में धड़का कर और नौजवान आज मैं बना दूं, तेरी मस्त जवानी पर दे तू वार, देख जरा तेरी खूनी है बहुत ये नंगी जो तलवार, आजा मेरे राजा तुझे दर्शन स्वर्ग के मैं करा दूं, अपने दहकते हुए अंगार इन अधरों से आज तुझे मैं जाम कोई पिला दूं। तभी महाराजा अपने सिंहासन से उठते हुए राज नर्तिका की उस चमकदार चोली को एक झटके के साथ खींचकर उसके मदमस्त यौवन से अलग कर देते हैं और राज नर्तिका भी उस कामुक नृत्य को और भी कामुकता से प्रस्तुत करते हुए कि तेरी ये मस्त मस्त चोली में है राज तेरे धड़कते हुए एहसासों का मेरी रानी ओ मेरी रानी, आजा मेरी प्यास बुझा मैं तेरी भर दूंगा ये सूनी मांग, देख जरा तू मेरा भी जलवा मेरी प्यासी है ये खूनी तलवार। तभी अन्य दरबारी जो शिकार पर महाराजा के साथ वहां काले हिरण काले जंगल में आए हुए थे वह भी मादक मदिरा के सरूर में अपने अपने स्थान से उठते हुए राजनृत्यिका मनोहरी के साथ नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। वहीं राजनृत्यिका मनोहरी का अत्यधिक कामुक नृत्य उस अत्यधिक कामुक संगीत पर अपने चरम को प्राप्त करते हुए करने को आतुर था और देखते ही देखते
राजनृत्यिका मनोहरी अपना कामुक नृत्य प्रस्तुत करते हुए अपने मदमस्त यौवन से एक एक करके संपूर्ण वस्त्रों को अलग कर देती है। देखते ही देखते वहां स्वर्ग के अप्सराओं से भी अधिक सुंदर और नाजुक राजनृत्यिका मनोहरी एकदम नग्न अवस्था में अपने मदमस्त शारीरिक उभारों को नीचे ऊपर करते हुए, यह देखकर महाराजा हरजीत सिंह के साथ अन्य दरबारी भी अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाते और राजनृत्यिका की प्रशंसा करते हुए कि वाह वाह मनोहरी, कमाल कर दिया सुंदरी, वाह कमाल कर दिया। अपने दरबारियों का उत्साह देखते हुए महाराजा हरजीत सिंह जी अपने गले से रत्न जड़ित बहुमूल्य हीरे जवाहरात का हार तोड़ते हुए राजनृत्यिका मनोहरी की ओर उछाल देते हैं। तब वह भव्य नृत्य कार्यक्रम अपने चरम सीमा को प्राप्त करते हुए, आजा मेरे राजा तुझे दर्शन में स्वर्ग के करा दूं, अपने दहकते हुए अंगार इन ज्वलंत अधरों से आज तुझे मैं जाम कोई पिला दूं, आजा मेरे राजा। स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर राजनृत्यिका मनोहरी आज उन्हें भी अपने कामुक नृत्य शैली में मात देते हुए उसी नग्न अवस्था में अपना कामुक नृत्य प्रस्तुत करते हुए मदिरा के सरूर में झूमते हुए शराबी दरबारियों के मध्य से होते हुए महाराजा के सम्मुख पहुंचते हुए कि मेरी ये मस्त जवानी प्यासी ना रह जाए, आप मेरे राजा मेरे सम्मुख देख जरा जलवा तू मेरे इन गठीले शारी उभारों का। तभी राजनृत्यिका मनोहरी महाराजा हरजीत सिंह जी के गले में अपनी नंगी बाहों को डालते हुए उनके रोबीले चेहरों को अपने नरम गुलाबी निर्वस्त्र चुच्चियों से लगाते हुए चूम ले मेरे राजा मेरे इन गुलाबी गुलाबी शारीरिक उभारों को, ओ मेरे राजा आ तुझे दर्शन में स्वर्ग के करा दूं। तभी एक शराबी दरबारी मादक मदिरा के सरूर में वहां राजनृत्यिका के सम्मुख पहुंचते हुए उसको अपनी भुजाओं में जकड़ लेता है और उसे ऊपर से नीचे तक चूमने लगता है कि आ मेरी रानी तुझे मैं चूम लूं, तेरी इस मस्त जवानी को मैं आज निचोड़ दूंगा। राजनृत्यिका मनोहरी एक झटके के साथ स्वयं को शराबी दरबारी की जकड़ से मुक्त करवाते हुए अत्यधिक तीव्रता के साथ मादक मदिरा के सरूर में चूर उस अश्लील दरबारी को अपने गुलाबी हाथों से एक जोरदार चाटा मार देती है। महाराजा हरजीत सिंह जी यह सब देखकर उसी समय शाही नृत्य कार्यक्रम को समापन की आज्ञा देते हुए, हम इसी समय इस नृत्य सभा के समापन की आज्ञा देते हैं और प्रातः ही हम अपने राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी के साथ वह भव्य शाही नृत्य सभा का समापन हो जाता है और उस रात उस शाही लश्कर के आसपास के वातावरण में बहुत सी अनहोनी और रहस्यमयी घटना घटने लगी थी और देखते ही देखते महाराजा हरजीत सिंह जी के कई सेवक और दरबारी रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं, जो अगली प्रातः शाही खेमे के समीप ही मरे हुए पाए जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें अत्यंत ही क्रूर तरीके से मृत्यु के घाट उतारा गया है। उनके संपूर्ण शरीर पर बेदर्द जख्मों के निशान थे, जो किसी वैशी जानवर के द्वारा दिए गए निशान के समान ही प्रतीत होते हुए दिखते थे। यह देखकर महाराजा हरजीत सिंह जी निर्णय लेते हैं कि वे अभी अपने राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे। महाराजा हरजीत सिंह जी की आज्ञा से उसी क्षण उनका शाही लश्कर काले जंगल से राज्य की ओर चल पड़ता है। अपने राज्य में अपने भव्य राजमहल के भीतर प्रवेश कर महाराजा हरजीत सिंह जी अपने राज्य के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें इस विषय का कतई भी अंदाजा नहीं होता है कि उनके कारण काले जंगल की एक रहस्यमय गुफा के भीतर सदियों से सोया हुआ शैतान पिशाच उनके साथ साथ उनके राज्य के भीतर उनके राज्य महल में प्रवेश कर चुका है। सब कुछ उचित प्रकार से कार्य कर रहा था। राज दरबार में महाराजा हरजीत सिंह जी प्रतिदिन कई मुकदमों की सुनवाई करते और सांझ को राजनृत्यिका मनोहरी के कामुक नृत्य का भरपूर आनंद प्राप्त करते। फिर एक रोज एक रात्रि को जब महाराजा हरजीत सिंह जी अपने शाही दरबार में राजनृत्यिका मनोहरी के साथ शाही नृत्य का आनंद प्राप्त कर रहे थे कि
तभी अचानक से संपूर्ण राज्य महल में हर दिशा घंघोर अंधकार छा जाता है। एक शैतानी आकृति महाराजा हरजीत सिंह के रत्न जड़ित शाही सिंहासन के ठीक सामने प्रकट होते हुए उनसे कहती है कि हरजीत सिंह, तुम इस अश्लील कामुक नृत्यिका के कामुक नृत्य का आनंद प्राप्त कर रहे हो, परंतु तुम निश्चित रहो, मैं अति शीघ्र ही तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा और तुम्हारी संपूर्ण राज्य का विनाश कर इस सुंदरी मनोहरी के साथ संभोग कर इसकी सुंदरता का भोग करूंगा। इतना कहकर वह शैतानी आकृति वहां से अदृश्य हो जाती है। उसी समय राजमहल में पुनः प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। उस शैतानी आकृति को देखकर और उसकी धमकी को सुनकर महाराजा हरजीत सिंह के साथ संपूर्ण दरबारी अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। इस विकट समस्या के समाधान हेतु शाही पुरोहित पंडित देवदत्त चट्टोपाध्याय महाराज हरजीत सिंह जी से कहता है कि महाराज, आप घबराए नहीं, मैं कल ही राजपुताना के राजगुरु स्वयंभू महाराज से मिलने हेतु उनके आश्रम पुलकेश्वर धाम को जाऊंगा और वहां से उन्हें अपने साथ राजमहल लाऊंगा। तब हम 1000 पंडितों के साथ शैतान दोष निवारण यज्ञ करेंगे और उस धूर्त शैतान को कैद कर लेंगे। अपने कहे अनुसार राजपुरोहित पंडित देवदत्त चट्टोपाध्याय अगले दिन राजगुरु स्वयंभू महाराज के साथ एक यज्ञ प्रारंभ करते हैं। उस शैतान दोष निवारण यज्ञ में 1000 पंडित और 55 तांत्रिकों के साथ एक विशालकाय हवन कुंड पूजा होती है और शैतान को कैद करके एक तंत्र मंत्र से युक्त कलश में कैद कर लिया जाता है। और शैतान पिशाच को कैद कर शाही दरबार के बिल्कुल बगल में स्थित एक शाही कक्ष के तहखाने के बीचों बीच उस भूतिया कलश को गाड़ दिया जाता है। तदुपरांत उस शाही कक्ष के आसपास एक विशालकाय संगमरमर की मजबूत दीवार को खड़ा करके इस शैतानी पिशाच को हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। इतना कहते हुए डाक बंगले का वह बूढ़ा दरबान पुनः से वर्तमान में आते हुए, परंतु मुझे हैरानी इस बात की है कि मेम साहब को इस रहस्य के विषय में कैसे पता चला। यह तो कोई 250 वर्ष से भी अधिक समय पुरानी बात है। यह सुनकर नीलपदम कुछ आश्चर्यचकित होता है और तभी वह अपने ऊपर देखता है डाक बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर रेहाना खड़ी हुई है। वह सब कुछ सुन रही थी। रेहाना को यूं परेशान खड़ा देख नीलपदम उसके सम्मुख पहुंचता है। नीलपदम को अपने सम्मुख आता देख रेहाना उससे कहती है कि मैंने कहा था ना कि वहां पर उस दीवार के पीछे एक अत्यंत रहस्यमय भव्य कक्ष में एक भूतिया कलश को देखा। मैंने कहा था ना परंतु तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने कहा था। एक क्षण रुककर पुनः से भावुक होते हुए मैंने कहा था। रेहाना को यूं इस प्रकार इस कदर परेशान होते देख नीलपदम मुझसे कहता है कि तुम घबराओ नहीं रेहाना, तुमने सही कहा। उस दीवार के पीछे एक शाही कक्ष है और शाही कक्ष में एक भूतिया कलश के भीतर हमारे पुरखों ने सैकड़ों पंडितों के तांत्रिकों के साथ दिव्य पूजा करके वहां एक शैतान पिशाच को कैद कर रखा है। परंतु मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता और तुम भी ना करो। हम यहाँ घूमने और एडवेंचर करने के लिए आए हैं और उसी में अपना ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा। आज हम नील पहाड़ी के शाही सरोवर में स्नान करने हेतु जाएंगे, जहां तुम्हें अवश्य ही अच्छा महसूस होगा। इतना कहते हुए नीलपदम वहां से अपने कक्ष की ओर चला जाता है, परंतु रेहाना अब भी कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी। उसका तो सारा ध्यान उस रहस्यमय कक्ष और उसके भीतर स्थित उस भूतिया कलश पर ही टिका हुआ था, जिसको उसने कल रात में एक अजीबोगरीब स्थिति में ठीक अपनी दृष्टि के सामने देखा था। परंतु देखते देखते वहां पुनः से दीवार खड़ी हो गई थी। कुछ समय तक ऐसे ही तन्हा और परेशान वहां खड़े रहने के उपरांत रेहाना वहां से डाक बंगले के शाही बार की ओर मुड़ जाती है और अपनी टेंशन को दूर करने हेतु सैकड़ों वर्ष पुरानी शराब के 2 हल्के हल्के पैक लगाकर अपने कक्ष में जाकर निंद्रा को प्राप्त कर जाती है। अगली प्रातः तभी मित्र शाम
श्यामलाल एंड संस की लग्जरी गाड़ियों से नील पहाड़ी पर स्थित नील पदम के पुश्तैनी सरोवर में शाही स्नान का आनंद प्राप्त करने हेतु डाक बंगले से प्रस्थान कर जाते हैं। उस समय के उपरांत नील पदम, रेहाना और उसके सभी मित्र नील पहाड़ी पर स्थित राजपुतानाओं के भव्य शाही सरोवर में स्नान कर रहे होते हैं, जहां हजारों वर्ष पुरानी शराब के साथ जल क्रीड़ा करते हुए वहां सभी अत्यंत ही रोमांच का अनुभव कर रहे थे। वह हर कोई अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रहा था, परंतु रेहाना अब भी कुछ परेशान दिख रही थी। रेहाना को यूं परेशान देखकर नीलपदम उसकी परेशानी के कारण को जान जाता है और निर्णय करता है कि वह डाक बंगले की उस रहस्यमय दीवार को तोड़कर उस छुपे हुए भूतिया कलश को वहां से हटा देगा। यह था डाक बंगला चैप्टर 1 भूतिया कलश। उम्मीद है आपको यह प्रथम अध्याय अवश्य ही पसंद आया होगा। शीघ्र ही द्वितीय चैप्टर काला जंगल को आपके सुनने हेतु रिकॉर्ड कर अपलोड किया जाएगा। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। इसके साथ ही यदि आपको वाक्य में कहानी का प्रथम अध्याय पसंद आया है तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए व्यूवर्स हैं वह सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज विक्रांत राजलीवाल की प्रकाशित भूतिया नोवेल डाक बंगला का द्वितीय चैप्टर काला जंगल आप सभी को सुनने हेतु उपलब्ध है। प्रथम चैप्टर में आपने जाना कि किस प्रकार से रेहाना अपने प्रेमी नील पदम के साथ उसके पुश्तैनी डाक बंगले पर जाती है जो नील पहाड़ी पर होता है, और वहां पर किस प्रकार से वहां का बूढ़ा दरबान उन्हें एक भूतिया किस्सा सुनाता है। अब आगे नील पहाड़ी पर नील पदम के शाही पुरखों द्वारा बनाया गया अत्यधिक भव्य और शाही सा सजावट से पूर्ण राजपुताना कला शैली की एक जीती जागती मिसाल भव्य सरोवर, जिसमें केवल शाही रक्त के वंशजों को ही स्नान करने की अनुमति प्राप्त होती है। नील पदम रेहाना को परेशान देख एक सुनहरे गिलास में बहुमूल्य विदेशी शराब भरकर उसके समीप जाता है। रेहाना अब भी कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। तब नील पदम उससे कहता है कि एक सहज भाव से मुस्कुराते हुए रेहाना की ओर बहुमूल्य विदेशी शराब से भरा हुआ सुनहरा जाम को बढ़ाते हुए उसको कुछ सहज करने का प्रयास करते हुए, रेहाना तुम यहाँ एकांत में क्या कर रही हो? रेहाना कुछ नहीं नील, अपने गुलाबी हाथों में शराब से भरा जाम थामते हुए। नील पदम उसी प्रकार से मुस्कुराते हुए, आओ वहां सरोवर में चलते हैं, देखो तो वहां सब कितना आनंद कर रहे हैं। नील पदम के कहने पर रेहाना अपने नर्म रेशमी गुलाबी गठीले जिस्म को ऊपरी वस्त्रों से मुक्त कर देती है और नील पदम उसे अपनी मजबूत भुजाओं में उठाकर उस भव्यशाही सरोवर जो कि ताजा गुलाब की पंखुड़ियों से महक रहा था के भीतर प्रवेश कर जाता है। सभी मित्र उस शाही सरोवर के भीतर सदियों पुरानी शराब के सेवन के साथ शाही स्नान का भरपूर आनंद उठाते हैं। उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ चारों ओर सुंदर वादियां, मनमोहक सुंदर दृश्य और उनके बीच बना हुआ वह सदियों पुराना भव्य प्राकृतिक शाही सरोवर। नील पहाड़ी पर संपूर्ण दिन भव्य शाही सरोवर में शाही स्नान क्रीड़ा और मौज मस्ती में व्यतीत करने के उपरांत सभी मित्रजन शाम को शाही डाक बंगले पर वापस लौट आते हैं। और जैसे ही वह सब शाही डाक बंगले के भीतर प्रवेश करते हैं तो रेहाना की एक जोरदार चीख निकल जाती है। वह देखती है कि वहां उस शाही डाक बंगले के भीतर जहां एक मजबूत संगमरमर की दीवार मौजूद थी वह अब नहीं है, और उसके स्थान पर एक भव्य शाही कक्ष है जहां उसने एक रहस्यमय भूतिया कलश को कल रात्रि एक अजीबोगरीब स्थिति में देखा था, जो देखते ही देखते उसकी दृष्टि से अदृश्य हो गया था। और अब वह उसकी नजरों के ठीक सामने वही रहस्यमय भूतिया कलश अपने होने का एक एहसास उसको करवा रहा था।
रेहाना की चीख सुनकर नीलपदम तुरंत दौड़ता हुआ रेहाना के समीप पहुंचता है और उसको अपने प्रेम भरे स्पर्श से थामते हुए नीलपदम रेहाना को प्रेम से थामे हुए, क्या हुआ रेहाना, तुम ठीक तो हो ना? नील, क्या तुम यह देख सकते हो? मुझे बताओ कि क्या तुम यह देख सकते हो? वहां उस दीवार को मुझे बताओ कि क्या तुम देख सकते हो? रेहाना की ऐसी मनोस्थिति को देखकर नीलपदम उसको उसी प्रकार से अपने प्रेम भरे स्पर्श से थामे हुए उसे बताता है कि हाँ, देख सकता हूं। रेहाना, जब तुम सब शाही स्नान का आनंद ले रहे थे उसी दौरान मैंने तुम्हारी समस्या के समाधान हेतु अपने मोबाइल से शाही डाक बंगले के अपने बूढ़े दरबान को आदेश दिया था कि वह हमारे वापस लौटने से पहले इस समस्या का, मेरा मतलब कि इस रहस्यमय दीवार को वहां से हटा दे, और अब मैं उस भूतिया कलश को स्वयं तुम्हारी आंखों के सामने वहां से हटाऊंगा। नीलपदम के इतना कहते ही सभी मित्रजन उस सदियों पुराने भव्य रहस्यमय कक्ष के भीतर प्रवेश करते हुए यह देखकर बूढ़ा शाही दरबान अत्यधिक भय के साथ नीलपदम को रोकते हुए, रुक जाइए, नहीं छोटे सरकार, ऐसा ना कीजिए, दौड़कर उनके समीप पहुंचते हुए, आपके पुरखों ने कुछ सोच समझकर ही यहाँ इस कक्ष के भीतर उस भूतिया कलश को दफन किया होगा। ईश्वर के लिए आप ऐसी भूल ना करना। बूढ़े दरबान को यूं घबराते हुए देखकर नीलपदम उससे कहता है कि बाबा, जिस दीवार से मेरी प्रेमिका को भय सताएगा मैं उसको नष्ट कर दूंगा। यह दीवार ही नहीं, यदि मेरी प्रेमिका को इस डाक बंगले से भी भय सताएगा तो ईश्वर साक्षित है कि मैं इसे भी नष्ट कर दूंगा। इतना कहते हुए नीलपदम उस रहस्यमय विशाल भव्य राजशाही कक्ष के भीतर प्रवेश कर जाता है और उसके पीछे पीछे सभी मित्रजन भी उस रहस्यमय कक्ष के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जहां उस रहस्यमय कक्ष के भीतर एक और को कोने में एक छुपा हुआ तहखाना होता है। नीलपदम उस रहस्यमय कक्ष के भीतर सीधा उसी ओर को जाता है जहां से सीढ़ियां तहखाने से नीचे की ओर उतरते हुए सीधा उसे भूतिया कलश के सामने उतार देती है। उन सीढ़ियों से नीचे उतरने के उपरांत नीलपदम देखता है कि तहखाने के एकदम बीचों बीच में बिखरा हुआ गुलाल और मंत्र जड़े धागों से लिपटा हुआ एक भूतिया कलश रखा हुआ है, जिसके चारों ओर अनेकों एक प्रकार के जादू टोने किए हुए हैं। उस भूतिया कलश को देखते हुए नीलपदम रेहाना से कहता है कि रेहाना, देखो, यह भूतिया कलश जिससे तुम्हें डर लग रहा था, अब देखो मैं इसका क्या करता हूं। इतना कहते हुए नीलपदम उस भूतिया कलश के समीप पहुंचते हुए वह उसको अपने दोनों हाथों में ऊपर उठा लेता है और उसको अपने हाथों में थामे हुए वह उस रहस्यमय कक्ष से बाहर निकल जाते हैं और सीधा डाक बंगले के पीछे स्थित शाही गुलाब के बगीचे में पहुंचकर वहां उस भूतिया कलश को गाड़ देते हैं। नीलपदम के सभी मित्र और उसकी प्रेमिका रेहाना यह सब देखकर अत्यंत हैरान होते हैं, परंतु कहीं नीलपदम को डर न लगे इसलिए सब खामोश रहते हैं। उस भूतिया कलश को बगीचे में गाड़ देने के उपरांत नीलपदम अपनी प्रेमिका रेहाना से कुछ कहते हुए कि रेहाना डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जिस वस्तु से भय सताएगा, गॉड प्रॉमिस, मैं उस वस्तु को वहां से हटा दूंगा। तुम निश्चिंत रहो और अपनी इन छुट्टियों का भरपूर आनंद प्राप्त करो। हम यहाँ इन वाद्यों का आनंद प्राप्त करने ही तो आए हैं। आज के इस आधुनिक दौर में मैं दक्यानुसी बातों पर कतई यकीन नहीं करता हूँ और तुम भी ना करो तो अच्छा होगा। इतना कह नीलपदम अपनी प्रेमिका रेहाना का हाथ थामे हुए डाक बंगले के भीतर प्रवेश कर जाता है और उसके पीछे पीछे अन्य मित्र भी उस शाही डाक बंगले के भीतर प्रवेश कर सदियों पुरानी शाही भोजन शैली में पके हुए अनेकों प्रकार के राजशाही स्वादिष्ट पकवानों के साथ सदियों पुरानी शराब के सेवन का आनंद प्राप्त करते हैं। उन सब के सबसे कुछ दूरी पर शाही बूढ़ा दरबान अब भी कुछ परेशान दिखाई दे रहा है। उसकी एक नजर रहस्यमय कक्ष पर और दूसरी नजर शाही बाग में उस स्थान पर टिकी हुई है जहां छोटे सरकार नीलपदम ने उस भूतिया कलश को गाड़ा है।
कुछ समय के उपरांत सभी मित्र भोजन कर लेते हैं और शाही डाक बंगले का वह बूढ़ा दरबान कुछ हिम्मत जुटाकर अत्यधिक विनम्रता पूर्वक अपने मालिक नील पदम से कहता है कि छोटे सरकार, अच्छा होगा यदि हम किसी पंडित या तांत्रिक को बुलाकर शाही बगीचे के उस स्थान की घेराबंदी कर दें जहां आपने उस सदियों पुराने भूतिया कलश को गाड़ा है। यकीन मानिएगा, यदि भगवान होते हैं तो भूत प्रेत भी होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बूढ़े दरबान की बात सुनकर नील पदम उससे कहता है कि काका, वैसे तो मैं ऐसी बातें विश्वास नहीं करता हूं, परंतु आप हमारे सबसे पुराने शाही कर्मचारी के वंशज हैं, इसीलिए आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं इनकार नहीं करूंगा। आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। नील पदम के मुख से ऐसा सम्मानजनक शब्दों को सुनकर डाक बंगले का वह बूढ़ा दरबान उसी रात एक सिद्ध पंडित को बुलाकर शाही बगीचे में उस स्थान की घेराबंदी कर देता है जहां सदियों पुराने भूतिया कलश को नील पदम ने गाड़ा था। डाक बंगले से उस भूतिया कलश के हट जाने के उपरांत रेहाना कुछ सामान्य महसूस कर पा रही थी और उसके चेहरे पर पहले के समान गुलाबी गुलाबी आभा प्रकट हो आई थी। रेहाना खिली खिलाकर प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रही थी। उस रात्रि को रेहाना अपने जाने जिगर, मेरा मतलब कि अपने प्रेमी नील पदम के साथ एक कमरे में ही रुकते हुए पूरी रात प्रेम लीला में मगन रहती है, जहां उस अत्यंत ही शाही कक्ष के मखमली बिस्तर पर रेहाना और नील पदम एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं और दो जिस्म एक हो जाते हैं। इस बात से अनजान कि जिस भूतिया कलश को उन्होंने सदियों पुराने तहखाने से निकाल कर शाही बगीचे में गाड़ा है, वह शैतान पिचास अब भी उसमें कैद है। एक दूसरे से गंधर्व विवाह करने के उपरांत रेहाना पुनः से अपने कक्ष में आकर के लेट जाती है और कुछ ही क्षणों के उपरांत वह एक गहरी निंद्रा को प्राप्त हो जाती है। आधी रात्रि बीत जाने के उपरांत एक तेज हवा के झोंके के साथ रेहाना की निंद्रा टूटकर उसकी आंख खुल जाती है और उसके कक्ष में एक अजीबो गरीब रहस्यमय धुआं फैल जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके कानों में एक तिलस्मी स्वर गूंज उठता है कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आओ मेरे पास आ जाओ रेहाना, आओ। न जाने किस अदृश्य शक्ति के वशीकरण से वशीभूत होकर रेहाना सफ्ता ही अपने बिस्तर से उठकर उस रस्से में जादू स्वर की दिशा में चलते चली जाती है। कुछ ही समय के उपरांत वे शाही बगीचे के स्थान पर खड़ी होती है जहां पर नील पदम ने उस भूतिया कलश को गाड़ा था और डाक बंगले के बूढ़े दरबान ने पुजारियों के तंत्र पूजा करके घेराबंदी कर दी थी। इससे पहले कि रेहाना को समझ पाती कि तभी उसको अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है कि रेहाना, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी रेहाना को चेतना प्राप्त होती है और वह स्वयं को शाही बगीचे में गड़े हुए भूतिया कलश के समीप खड़ा हुआ पाती है। उससे कुछ ही दूरी पर नील पदम खड़ा होता है। यह देखकर रेहाना अत्यधिक घबरा जाती है और उसकी जोरदार चीख निकल जाती है, जिसको सुनकर सभी मित्र डाक बंगले से बाहर निकलकर वहां उसके समीप एकत्रित हो जाते हैं। रेहाना को यूं शाही बगीचे में अत्यधिक विचलित मुद्रा में खड़ा देखकर नील पदम उसको अपने हाथों से झंझोरते हुए चेतना दिलाते हुए, रेहाना, रेहाना, तुम और नील पदम इस स्याह काली रात्रि में इस बगीचे में कैसे, और तुम चीखी क्यों थी? तभी लता का बॉयफ्रेंड कुछ हैरानी के साथ कहता है कि यह तो वही स्थान है जहां हमने कल भूतिया कलश को गाड़ा था, परंतु रेहाना तुम यहाँ इस समय कैसे? यह सुनते ही नील पदम अपनी प्रेमिका रेहाना का हाथ अपने हाथों में थाम के कहता है कि हाँ रेहाना, बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो। रेहाना कुछ कह पाती उससे पहले डाक बंगले का वही बूढ़ा दरबान वहां अपनी बांगी लाठी के साथ उपस्थित हो जाता है और वह उनसे कहता है कि छोटे सरकार, जरूर कुछ होने वाली है। मैंने पहले ही कहा था कि इस भूतिया कलश को ना छेड़ा जाए। तब लता का बॉयफ्रेंड रॉकी उस बूढ़े दरबान का मजाक बनाते हुए कहता है कि
क्या कहा तुमने कि कुछ अनहोनी होने वाली है? इतना कहते हुए अपनी जेब से बंदूक निकालता है और कहता है कि जानते हो यह क्या है? इसे कहते हैं पिस्टल, वो भी विलायती। नीलपदम तभी लता के बॉयफ्रेंड राकी को रोकते हुए कहता है कि ठहरो दोस्त, इसको वापस अपनी जेब में रख लो और बार में चलते हैं, वहां आराम से बैठकर दो जाम पीते हैं। इसी के साथ सभी मित्र डाक बंगले के भीतर शाही शराब खाने, मेरा मतलब है कि शाही शराब के बार में जाकर शराब का सेवन करते हैं और स्वयं को कुछ सामान्य महसूस करवाते हैं। वहां नीलपदम अपने हाथों में शराब का भरा जाम थामे हुए अपने मित्रों से कहता है कि दोस्तों, कल हमें पुणे से घूमने जाएंगे। कुछ समय तक और शराब का सेवन करने के उपरांत सभी मित्रजन अपने अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, परंतु लता का बॉयफ्रेंड राकी अब भी कुछ परेशान है और वह डाक बंगले में स्थित शाही शराब के बार में पहुंच जाता है और एक सदियों पुरानी शराब की बोतल निकालकर उसको सीधा अपने मुंह से लगाकर पीने लग जाता है। तदोपरांत वह सदियों पुरानी शराब के शरूर में सीधा शाही बगीचे में पहुंचता है और गड्ढा खोदकर उस भूतिया कलश को निकालकर अपनी लात से एक ठोकर मारकर उसको तोड़ देता है। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है। इसी के साथ भूतिया कलश में कैद सदियों से सोया हुआ शैतान पिशाच आजाद हो जाता है, जाग जाता है और संपूर्ण नील पहाड़ी में दूर दूर तक अंधेरा छा जाता है। हर दिशा प्रचंड हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती है। हवाई अड्डा से लेकर लोकल कल कारखाने तक सब बंद हो जाते हैं। हर ओर घंघोर अंधेरा छाया हुआ है और तेज मौसमी बदलाव कर अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लेता है। अत्यंत ही प्रचंड हवाएं चलने लगती है, जिसको लता का वह बॉयफ्रेंड राकी शराब के शुरू में अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। तभी एक अत्यधिक जोरदार बिजली कड़कती है और जमीन से शैतानी हाथ बाहर निकलकर लता के बॉयफ्रेंड रॉकी का पांव पकड़ लेता है। फिर देखते ही देखते वह उसको खींचते हुए जमीन के अंदर खींचने लगता है। यह देखकर लता के बॉयफ्रेंड रॉकी की एक जोरदार चीख निकलती है और वह अपने आप को उस शैतानी पंजे से बचाने का भरपूर प्रयास करता है, परंतु वह स्वयं को जितना बचाने का प्रयास करता है वह उतनी ही बुरी तरह से स्वयं को शैतानी हाथ के जकड़ में फंसा हुआ पाता है। वह किसी भी प्रकार से शैतानी हाथ के जकड़ से स्वयं को आजाद नहीं करवा पा रहा था, परंतु वह मजबूत शैतानी हाथ उसको अपने शैतानी जकड़ में जकड़े हुए लगातार जमीन के अंदर समाये जा रहा है और देखते ही देखते उसको संपूर्ण रूप से जमीन के अंदर खींच लेता है और धरती पुनः से बंद हो जाती है। लता के बॉयफ्रेंड की चीख सुनकर सभी मित्रजनों के होश उड़ जाते हैं और कुछ समय उपरांत सभी मित्रजन डाक बंगले के बाहर उस शाही बगीचे में इकट्ठा हो जाते हैं, जहां शाही बगीचे में लता अत्यधिक घबराए स्वर से के साथ कहती है कि रेहाना, देखो ना, मेरे बॉयफ्रेंड रॉकी कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इतना कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगती है। लता को यूं परेशान होता देख रेहाना उसको कुछ सहानुभूति देते हुए, लता देखो, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड रॉकी शीघ्र ही मिल जाएगा। लता की परेशानी को देखते हुए सभी मित्र दौड़ दौड़ कर लता के बॉयफ्रेंड को चारों ओर ढूंढने लग जाते हैं, परंतु वह कहीं भी नजर नहीं आता है। तब डाक बंगले का वह बूढ़ा दरबार वहां उपस्थित होता है और उनसे कहता है कि छोटे सरकार, मैंने आपसे कहा था ना कि सदियों से सोया हुआ वैसे ताल पिचास जाग चुका है। आप सभी की ऐसी स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपना खूनी खेल खेलना प्रारंभ भी कर दिया है। मेरी मानो, तो अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं। डाक बंगले के उस बूढ़े दरबान की बात को सुनकर नीलपदम उससे कहता है कि काका, तुमने फिर वही बात शुरू कर दी। मैंने कहा ना कि मैं आज का 21वीं सदी का युवक हूं और मैं इस प्रकार के अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता। इतना कहते हुए नीलपदम लता से कहता है कि देखो लता, तुम घबराओ नहीं, हम कल ही पुलिस स्टेशन में जाएंगे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे।
तुम तनिक भी ना घबराओ, हम उसको अपने साथ लेकर ही वापस शहर जाएंगे। परंतु अभी के लिए हम सभी जन अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं और कल प्रातः होते ही मैं अवश्य तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकालूंगा। इसी के साथ सभी मित्रजन अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करते हैं और निद्रा को प्राप्त हो जाते हैं। अगली प्रातः नील पदम के साथ सभी मित्रजन पास के पुलिस स्टेशन में जाकर लता के बॉयफ्रेंड राकी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वापस सीधा डाक बंगले पर पहुंचकर नील पदम निर्णय लेता है कि वे वापस शहर को जाएंगे और वहां पहुंचकर अपने हाई लेवल कनेक्शन का इस्तेमाल कर के वह लता के बॉयफ्रेंड को ढूंढने का प्रयास अच्छे प्रकार से कर सकता है। अत्यंत गंभीरता से विचार करने के उपरांत सभी मित्रजन अपना अपना सामान बांधकर डाक बंगले की सदियों पुरानी लग्जरी गाड़ी में जीप में बैठकर नील पहाड़ी एयरपोर्ट की ओर चल पड़ते हैं, जहां पर नील पदम का प्राइवेट प्लेन खड़ा हुआ था। परंतु जैसे ही वह सदियों पुरानी लग्जरी गाड़ी में बैठकर डाक बंगले से बाहर निकलकर मुख्य मार्ग पर आते हैं तो देखते ही देखते एयरपोर्ट तक जाने का मार्ग, नील पहाड़ी के बाहर निकलने का मुख्य मार्ग एक ऊंचे पहाड़ के गिर जाने से बंद हो चुका है। वहां दूर दूर मीलों दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है। आखिर में सब मित्रजन थक हार कर पुनः डाक बंगले पर लौट आते हैं, जहां वह बूढ़ा दरबार उनसे कहता है कि छोटे सरकार, मैंने कहा था ना कि उस भूतिया कलश को ना छेड़ा जाए। मैंने कहा था ना। देखिए अब वह सदियों पुराना सोया हुआ शैतान पिशाच जाग चुका है। यकीन मानिए अब वह आपको यहां से जाने नहीं देगा। परंतु आप घबराए नहीं, मैं एक क्षण आपके साथ यहाँ खड़ा रहकर उस शैतान पिशाच का मुकाबला करूंगा अपने आखिरी सांस तक। बूढ़े दरबान के मुंह से यह सुनकर नील पदम कहता है कि बाबा, इसमें शैतान पिशाच का कोई भी दोष नहीं है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। यह तो एक प्राकृतिक आपदा है जो कहीं भी घट सकती है, और पहाड़ों पर तो एक मामूली सी बात है। तुम देखना, जल्दी रास्ता साफ हो जाएगा और हम सभी मित्र यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। नील पदम की बात को सुनकर नीलम का बॉयफ्रेंड पेंटल कहता है कि अब जो हो गया उसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है और हम उसे बदल भी नहीं सकते। तो क्यों ना हम सभी कुछ अनोखा एडवेंचर करें और ऊपर पहाड़ पर शेर का शिकार खेलने चला जाए। इससे हम सबका मनोरंजन भी हो जाएगा और लता को भी इससे कुछ संभलने का अवसर मिलेगा और शायद तब तक कुछ वह सामान्य महसूस कर पाएगी। नीलम के बॉयफ्रेंड पेंटल की बात से सहमत होते हुए लता भी अपनी सहमति जता देती है, जिसके बाद सभी मित्र पहाड़ पर शिकार खेलने का प्लान बनाते हुए नील पदम के शाही डाक बंगले के बूढ़े दरबान को आदेश देता है कि काका, हम कल शिकार पर जाएंगे, हमारे शिकार खेलने का बंदोबस्त किया जाए। नील पदम के आदेश के अनुसार डाक बंगले का वह बूढ़ा दरबान अपने छोटे सरकार के आदेश अनुसार उनके शिकार खेलने का बंदोबस्त कर देता है। और अगली प्रातः दो खुली जिप्सी अपने अपने ड्राइवर के साथ उनका डाक बंगले के पार्किंग क्षेत्र में इंतजार कर रही होती है। अपनी पुश्तैनी शाही बंदूक के साथ नील पदम अपनी प्रेमिका रिहाना का नर्म मुलायम हाथ अपने हाथों में थामे हुए सबसे आगे की जिप्सी में बैठ जाता है। नीलम और उसका बॉयफ्रेंड पेंटल लता के साथ दूसरी जिप्सी में बैठ जाते हैं। तदोपरांत सभी मित्रजन खुली जिप्सी के भीतर बैठकर शिकार खेलने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ घंटों के सफर पश्चात सभी मित्रजन अपनी अपनी खुली जिप्सी में बैठकर अत्यंत ही घने जंगल के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। तभी उनकी दोनों जिप्सियों का टायर एक साथ पंचर हो जाता है। जिप्सी का टायर पंचर होते ही सभी मित्रजन घने जंगल के बीचों बीच जिप्सी से नीचे उतरकर पैदल घूमने लगते हैं। यह देखकर जिप्सी का ड्राइवर कहता है कि साहब, यह कोर एरिया है, यह जंगली जानवर खुले में घूमते हैं। इस प्रकार से आपका यूं जिप्सी से नीचे उतरना ठीक नहीं है, कोई हादसा भी हो सकता है। यह सुनकर नीलम का बॉयफ्रेंड अपनी बड़ी बंदूक उठाते हुए कहता है कि जानते हो तुम यह बात किससे कह रहे हो?
मेरे दादा एक बहुत बड़े शिकारी थे जो अंग्रेजों के साथ शेर का शिकार खेलने जाते थे। आने तो दो इस जंगली जानवर को, यहीं से एक ही निशाने में इसको ढेर न कर दिया तो मैं भी अपने दादा का पोता नहीं। तभी उनका ध्यान सड़क से नीचे की ओर बहते हुए एक स्वच्छ दरिया के नाले पर पड़ता है, जिसे देखकर नीलम रिहाना से कहती है कि क्यों ना जब तक गाड़ी का पंचर लगता है हम दरिया किनारे शीतल जल के पास थोड़ा घूम आए, जब तक टायर का पंचर भी लग जाएगा। रिहाना का इतना कहते ही नील पदम रिहाना का हाथ पकड़ते हुए कच्ची पगडंडी से नीचे उतरते हुए उस बहते हुए नाले के समीप पहुंचने लगता है। उसी समय उपरांत बहते नाले की शीतल जलधारा को अपने पांव से महसूस करते हुए उसके मध्य खड़े हो जाते हैं। तभी लता, नीलम और नीलम का बॉयफ्रेंड पेंटल अपने अपने हाथों में मछली पकड़ने की डोरी पकड़े हुए आते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना बहते नाले में जंगल की जंगली मछली भी पकड़ ली जाए। जिप्सी कार ड्राइवर आवाज लगाता है कि साहब पंचर लग गया है, अब आप ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, आ जाइए, यह कोर एरिया है, अत्यंत ही खूंखार जंगली संरक्षित पक्षियों का क्षेत्र। तब नीलम का बॉयफ्रेंड पेंटल नीचे से ही कहता है कि तुम चिंता ना करो और हमें ना समझाओ, यह कोर एरिया है, हम मछलियों का शिकार करके ही ऊपर आएंगे। इसी के साथ सभी मित्र अपनी अपनी मछली पकड़ने की डोरी के साथ वहां बहते हुए दरिया में मछली पकड़ने लग जाते हैं। जिस समय सभी मित्र अपनी अपनी मछलियों से डोरी से मछलियों में मछलियां पकड़ रहे थे, उसी समय रिहाना को ऐसा महसूस होता है कि कोई साया घने जंगल के बीच में छुपक कर उन्हें देख रहा है। कोई एक अजीब सी शक्ति है जो उनका पीछा कर रही है, परंतु वह अपने इस डर को अंदर ही रोक कर किसी से कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी ओर देखते ही देखते उन मित्रों की टोली बहुत सी विशालकाय मछलियों को पकड़ भी लेते हैं। क्योंकि यह कोर एरिया है, यह एक संरक्षित क्षेत्र है और घने जंगल के बीचों बीच स्थित इस बहते जलधारा में बहुत सी विशालकाय मछलियां स्वतंत्र रूप से घूमती हैं, जिन्हें कभी भी कोई पकड़ने नहीं आता था, परंतु आज वह नील पदम और उनके साथियों के जाल में फंस कर रह जाती है, जिन्हें पकड़कर सभी मित्र उसी कच्ची पगडंडी से होते हुए जीप में आकर बैठ जाते हैं। तब नीलम का बॉयफ्रेंड पेंटल कहता है कि तुम क्या कह रहे थे ड्राइवर कि यह कोर एरिया है? यह देखा हमने कितनी विशालकाय मछलियों को पकड़ कर लाए हैं, चलो अब कैंप की ओर हमें ले चलो। इतना कहते ही जीप का ड्राइवर गाड़ी को हाई स्पीड में कैंप की ओर ले चलता है और कुछ ही घंटों के सफर के उपरांत उनकी वह जिप्सी घने जंगल के बीचों बीच स्थित कैंप में आकर रुक जाती है। उस समय रात्रि में चमचमाते हुए तारे साफ दिखाई दे रहे थे और उसके मध्य पूर्णिमा का चांद तभी कैंप का एक कर्मचारी जो गाइड भी है वह दौड़ता हुआ वहां आता है और उनकी जिप्सी से उनका सामान उठाकर कैंप के भीतर ले चलता है। उस समय उपरांत सभी मित्र स्नान आदि करके फ्रेश होकर कैंप में स्थित खुले बाड़े में एकत्रित हो जाते हैं, जहाँ कैंप का एक कर्मचारी जो गाइड शेर सिंह है वहां एक विशालकाय अग्नि को कैंप के बीचों बीच जला देता है, जिसके चारों ओर इर्द गिर्द सभी मित्र जन कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तब वह शेर सिंह उन्हें बताता है कि साहब मैं आपका गाइड शेर सिंह हूं और आप बहुत ही अच्छे समय पर यहाँ आए हैं। मुस्कुराते हुए अपनी रूपदार मूंछों पर ताव देते हुए शिकार खेलने का असली मौसम तो यही है। तब नील पदम बोलता है कि यह बात तो ठीक है गाइड, परंतु अब देर रात्रि हो चुकी है और हमारे भोजन की क्या व्यवस्था है? तब गाइड शेर सिंह उनसे कहता है कि साहब आप जो विशालकाय मछलियां पकड़ कर लाए थे ना जंगल से, उन्हें हमारा बावर्ची हरिपाल सिंह अपने जंगली अंदाज में जंगल के चटपटे मसालों में भूनकर तैयार कर रहा है। कुछ ही क्षणों के उपरांत आपको यहीं इसी खुले आसमान के नीचे उनका लुत्फ प्राप्त हो जाएगा। फिर कुछ ही समय उपरांत ऐसा ही हुआ। कैंप का बावर्ची हरिपाल सिंह उनके द्वारा पकड़ी गई विशालकाय जंगली मछलियों को जंगली मसालों में अपने खास जंगली अंदाज में आग पर भूनकर और सलाद से सजाकर
एक टेबल पर सजा देता है। तदुपरांत खुले आसमान के नीचे सभी मित्र बैठकर अपने साथ लाई हुई विलायती शराब के साथ जंगली मछलियों का सेवन प्राप्त करते हुए, वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है इस जंगली मछलियों को इस जंगली मसालों के साथ आग में भून कर खाने का एक अलग ही मजा है, वाह वाह। तभी नीलपद्म अपने बटुए से 2000 के नोट निकालकर उस बावर्ची को थमाते हुए कहता है कि अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन पकाया है आपने, यह लो महाराज आपका इनाम। जिसको वह कैंप का बावर्ची हरिपाल सिंह सेज ही स्वीकार करते हुए अपनी जेब में रख लेता है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कैंप के भीतर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही सभी मित्र भोजन आदि से निवृत्त होते हैं कि तभी कैंप का गाइड शेर सिंह उनके सम्मुख आता है और उन्हें उस कैंप के विशालकाय अग्नि के पास ले जाता है, जहां उस विशालकाय अग्नि के इर्द गिर्द घूमते हुए बताता है कि यह शिकार खेलने का असली मौसम है साहब, और कल ही हम एक बहुत अच्छी लोकेशन पर चलेंगे। नीलपद्म उन्हें अपने बटुए से 2000 के नोट निकालकर उस गाइड शेर सिंह को देते हुए कहता है कि बहुत अच्छा, कल तुम हमें सबसे बेहतरीन लोकेशन पर ले चलना। जिसके प्रत्युत्तर में गाइड अत्यधिक प्रसन्न होते हुए कहता है कि जी 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 जरूर सर, सर जरूर सर। साहब, आपके विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है, अब आप आराम से लग्जरी टेंट में विश्राम कर सकते हैं। लगभग आधी रात्रि को मौसम अचानक से बदलता है और कैंप का गाइड शेर सिंह को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और वह देखता है कि एक विशालकाय आकार की आकृति रेहाना के खेमे के बाहर खड़ी हुई है। जैसे ही वह शोर को जाता है तो वह आकृति अदृश्य हो जाती है, जिससे वह अत्यधिक डर जाता है और पुनः से अपने खेमे में घुस जाता है। अपने जंगल एडवेंचर की प्रथम रात्रि सभी मित्रजन भरपूर विश्राम के उपरांत अगली प्रातः अपने जंगली सफारी कैंप के गाइड शेर सिंह और एक बंदूकधारी गार्ड के साथ कैंप की 2 खुली जिप्सियों में सवार हो जाते हैं और तब उनका गाइड शेर सिंह उनको अत्यंत ही घंघोर जंगल में एक बेस्ट लोकेशन की तलाश में ले जाता है। कुछ समय के उपरांत उनकी वह दोनों जिप्सी कोर एरिया संरक्षित क्षेत्र के मध्य घने जंगलों से होकर गुजर रही थी। तभी उनकी दोनों जिप्सियों के पिछले टायर एक साथ पंचर हो जाते हैं। यह देखकर सभी को हैरानी होती है और सभी मित्र पुनः जिप्सी से नीचे उतर जाते हैं। यह देखकर गाइड शेर सिंह कहता है कि साहब, आप ऐसा ना करें, यह कोर एरिया है, यहाँ इस तरह से पैदल घूमना ठीक नहीं। तब नीलपद्म अपने जेब में से पुनः 2-2000 के नोट निकालकर अपने साथ आए गार्ड के हाथ में थमाते हुए कहता है कि चलो हमें पैदल ही आगे घुमा कर ले आओ। देखो तो यहाँ कौन कौन से जंगली जानवर है, अब हम पैदल ही उनका शिकार करेंगे। 2-2000 के नोटों के लालच में वह बंदूकधारी गार्ड उनकी बात मान लेता है और पैदल ही उनके आगे आगे चलते हुए घने जंगल में घुस जाता है, जहां उन्हें एक खुले क्षेत्र में बहती हुई दरिया मिलती है, जहां घने जंगल में उनके आसपास का वातावरण अत्यधिक मनमोहक था। उस सुंदर मनमोहक प्राकृतिक वातावरण की सुंदरता से प्रभावित होते हुए नीलपद्म अपने जंगली सफारी की टीम से कहता है कि यह स्थान तो अत्यधिक ही सुंदर और मनमोहक दिखाई दे रहा है, आज हम यही कैंप लगाएंगे। नीलपद्म की बात सुनकर गाइड शेर सिंह और उनका बंदूकधारी गार्ड रुपयों के लालच में उन्हें मना नहीं कर पाते और वहीं कैंप लगा देते हैं। तभी गाइड शेर सिंह उनके लिए वहीं एक विशालकाय अग्नि का भी इंतजाम कर देता है। उस रात्रि को वहां घंघोर जंगल के मध्य रेहाना को कुछ अजीबोगरीब एहसास होता है। लगभग आधी रात्रि को उसे ऐसा लगता है कि कोई रहस्यमय शक्ति से अपनी ओर खींच रही है। तभी उसके टेंट के भीतर एक अजीबोगरीब रहस्यमय धुआं इकट्ठा होने लगता है और एक आवाज उसको सुनाई देती है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ रिहाना। उस रहस्यमय आवाज को सुनकर रिहाना कुछ हैरान होते हुए अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। कुछ क्षण उपरांत रिहाना को दोबारा से वही रहस्यमय आवाज सुनाई देती है कि आ
आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरी प्रेमिका, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उससे अरसे से, एक सदी से। उस रहस्यमय जादुई आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जिसके प्रभाव से रेहाना ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। लता, जिसके बॉयफ्रेंड के भी कुछ समय पूर्व ही मृत्यु हुई थी और जिसे अब भी अपने प्रेमी की याद सता रही थी, वह रेहाना को यूं रात के अंधकार में कहीं जाते हुए देखकर वह भी रेहाना के पीछे पीछे चल पड़ती है। दूसरी ओर रेहाना उस अजीबोगरीब हालत में जादुई शक्ति के वशीकरण में चलते हुए वह कुछ समय उपरांत स्वयं को उस घने जंगल के मध्य बने हुए खंडर में पाती है, जहां एक विशालकाय शैतानी आकृति पहले से उसका इंतजार कर रही थी। इसकी लाल लाल मोटी मोटी आंखें होती है, जिसने ऊपर से नीचे तक काले वेशभूषा धारण कर रखी थी और उसके लंबे लंबे नुकीले नाखून थे। वह रेहाना को देखते ही कहता है कि आ गई तुम, चली आओ, मेरे समीप चली आओ, आओ मेरे समीप आओ। रेहाना जैसे ही शैतानी आकृति के समीप पहुंचती है तो वह विशालकाय शैतानी आकृति अपने लंबे लंबे नुकीले शैतानी दांतों से उसका खून पीने का प्रयास करता है कि तभी लता, जो रेहाना के पीछे पीछे वह रहस्यमय खंडर तक पहुंच आई थी, उधर वह शैतान पिशाच अपने शैतानी दांतों से जैसे रेहाना का खून पीना चाहता है कि तभी वह उसे आवाज लगाती है कि रेहाना, क्या तुम यहाँ हो? यहाँ पर क्या हो रहा है? रेहाना, रेहाना, क्या तुम यहाँ हो? रेहाना, रेहाना, रेहाना। लता की आवाज सुनकर वह शैतान वहां से अदृश्य हो जाता है। तब लता बेसुध रेहाना का हाथ पकड़कर उसको वापस से कैंप में ले आती है। लता की इस हरकत से वह शैतान इस कदर नाराज हो जाता है कि वह उसके पीछे आधी रात को वहीं कैंप में आ जाता है और लता के कैंप के बाहर से आवाज लगाता है कि लता, मेरी कामनी, मेरी मोहनी, क्या तुम यहीं हो? बाहर आ जाओ मेरे पास। लता भी उस रास्ते में जादुई आवाज के वशीकरण में बंद कर उसके पीछे पीछे कैंप से बाहर निकल आती है, जहां वह शैतान पिशाच उसे दबोच कर अपने लंबे दांतों से उसकी गर्दन में गाड़ देता है और उसका सारा खून पी जाता है। फिर उसकी लाश को वहीं फेंक कर वहां से अदृश्य हो जाता है। अगली प्रातः सभी को कैंप के समीप लता की लाश मिलती है। यह देखकर सभी डर जाते हैं और वापस जीप में बैठकर बेस कैंप की ओर लौटते हैं। वहां पहुंचकर नीलपदम वहां के अधिकारियों से कहता है कि कल हम वापस से डाक बंगले जाएंगे, यहाँ हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ सफारी पर हमारे एक साथी की मृत्यु हो गई है। तब वह अधिकारी कहता है कि अभी तो रात्रि होने वाली है और मौसम भी ठीक नहीं है, इसलिए आप यहाँ से ना जाए तो अच्छा है। आज की रात्रि नीलपदम, रेहाना और उसकी सहेली नीलम और उसके बॉयफ्रेंड पेंटर पर भारी गुजरती है। तभी लगभग आधी रात्रि को कैंप के बंदूकधारी गार्ड को एक रहस्यमय आकृति वहां बेस कैंप में रेहाना के टेंट के पास घूमती हुई नजर आती है। तब वह कुछ हिम्मत करके उसकी ओर बढ़ चलता है। जैसे वह पहुंचता है तो वह रहस्यमय आकृति वहां से पुनः से गायब हो जाती है। तब वह बंदूकधारी गार्ड कुछ डरते हुए आसपास के क्षेत्र में रहस्यमय आकृति की खोजबीन प्रारंभ करता है। अचानक से उस बंदूकधारी गार्ड के चेहरे पर एक खौफनाक पंजा पड़ता है। उसके चेहरे का एक बहुत ही गहरा निशान पड़ जाता है, इसके फलस्वरूप उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। अगली तड़के प्रातः सभी को गार्ड का मृत शरीर मिलता है। यह देखकर हर कोई अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं। नीलपदम बिना क्षण भी गवाए रेहाना और अपने मित्रजनों के साथ जिप्सी में सवार होकर अपने पुश्तैनी डाक बंगले की ओर चल पड़ता है। लगभग एक संपूर्ण दिन का सफर तय करने के उपरांत नीलपदम के पुश्तैनी डाक बंगले पर पहुंचते हैं, जहां डाक बंगले का वह बूढ़ा दरबान अपने हाथों में जलती हुई लालटेन को थामे हुए पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था, जो अत्यधिक हर्षोल्लास से उनका स्वागत करता है ढोल नगाड़ों के साथ और उन्हें डाक बंगले के भीतर ले जाता है। डाक बंगले के भीतर शाही बावर्ची हेक्सन महाराज ने उनके लिए शाही पकवानों से दस्तरखान को सजा रखा था। शाही दस्तरखान पर सदियों पुरानी शराब के साथ स्वादिष्ट शाही पकवानों का आनंद प्राप्त करते हुए नीलपदम अपनी पुश्तैनी डाक खाने के उस बूढ़े दरबान से पूछता है कि काका, क्या एयरपोर्ट पहुंचने का मार्ग खुल गया है? जिसके प्रत्युत्तर में बूढ़ा दरबान बतलाता है कि
वह मार्ग तो उसी दिन खुल गया था सरकार, जब आप शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गए थे, और अब वह मार्ग सुचारू रूप से पुनः चालू है। यह सुनते ही सभी मित्रों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी मित्र जन उसी रात्रि सदियों पुरानी शराब का भरपूर सेवन करते हैं और शाही भोजन का लुत्फ उठाते हैं, और अगली प्रातः अपने अपने सामान के साथ जिप्सी में बैठकर हवाई अड्डे शहर जाने के लिए एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाते हैं। अभी वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी उन्हें सूचना मिलती है कि संपूर्ण नील पहाड़ी में कर्फ्यू लग गया है, जिसके चलते कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता। सभी मुख्य मार्गों को निश्चित काल अवधि के लिए बंद कर दिया गया है। यह सुनते ही सभी मित्रजनों का हौसला टूट जाता है और सभी दोबारा से डाक बंगले की ओर प्रस्थान कर वापस डाक बंगले में लौट आते हैं। तब डाक बंगले का बूढ़ा काका वह बूढ़ा दरबान अपने छोटे सरकार नील पदम के समीप आता है और उन्हें समस्या का समाधान हेतु एक उपाय बताता है कि नील पहाड़ी के दक्षिण दिशा में एक दिव्य गुफा है, जहां महाकाली का भक्त एक अघोर बाबा का निवास स्थान है। वह आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह सुनते ही नील पदम अपने पुश्तैनी शाही डाक बंगले के उस बूढ़े दरबान से कहता है कि वह है अभी उसी दिव्य गुफा की ओर उस दिव्य गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे और उस अघोरा बाबा से मदद की गुहार लगाएंगे, जिससे उन्हें इस समस्या का समाधान मिल सके, क्योंकि अभी तक उनके दो परम मित्रों की मृत्यु हो चुकी थी। अपने छोटे सरकार यानी कि नील पदम के विचारों को जानते ही डाक बंगले का बूढ़ा दरबान एक शाही बग्घी का इंतजाम कर देता है, क्योंकि वह दुर्गम मार्ग कच्चा पक्का था और जहां किसी गाड़ी में बैठकर नहीं जाया जा सकता था, वहां तक केवल बग्घी या घोड़े पर बैठकर ही पहुंचा जा सकता है। तब नील पदम अपने साथियों के साथ उस शाही बग्घी में सवार होकर नील पहाड़ी के दक्षिण दिशा की ओर और भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित रहस्यमय दिव्य गुफा की ओर प्रस्थान कर जाता है। यह था डाक बंगला का द्वितीय चैप्टर, काला जंगल। जल्द ही डाक बंगला का नेक्स्ट चैप्टर, अघोरा बाबा, आपके सुनने हेतु अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही आपसे निवेदन भी है, यदि आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें आगे भी आपके लिए और भी मनोरंजक ऑडियो को लिखने और रिकॉर्ड करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहे। नमस्कार, हाउस ऑफ हॉरर में आप सभी हॉरर और थ्रिल के दीवानों का मैं आपका अपना ऑथर विक्रांत राजलीवाल हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपनी भूतिया नॉवल डाक बंगला का मैं तृतीय चैप्टर, जो अंतिम चैप्टर है, अघोरा बाबा, को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने का एक प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आए। अधिक समय न लेते हुए सीधे सीधे आगाज करता हूं। डाक बंगला चैप्टर तृतीय, अघोरा बाबा। शाही डाक बंगले के बूढ़े दरबान से उस शैतान पिशाच की मृत्यु का राज जानने के उपरांत नील पदम अपने सभी मित्रों के साथ शाही बग्घी में सवार होकर नील पहाड़ी के दक्षिण दिशा में स्थित रहस्यमय पहाड़ी पर दिव्य गुफा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, जहां महाकाली का भक्त एक अघोरा बाबा अपनी घंघोर और जटिल तपस्या में लीन था। लगभग एक दिन के सफर के उपरांत वह रहस्यमय पहाड़ी के दक्षिण दिशा की ओर उस कच्ची पगडंडी पर पहुंच जाते हैं, जहां से आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना होगा। रहस्यमय पहाड़ी के दुर्गम कच्चे मार्ग पर पहुंचकर बग्घी चालक बग्घी को वापस मोड़ते हुए डाक बंगले की ओर प्रस्थान कर जाता है। बग्घी के वहां से जाते ही नील पदम और उसके मित्र पैदल ही अपने हाथों में नील पदम के राजशाही पुरखों की पुश्तैनी बड़ी बड़ी बंदूकों को थामे उस रहस्यमय गुफा की ओर दुर्गम कच्चे मार्ग से होते हुए ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं।
यहाँ तक का सफर तो उन्होंने शाही बग्गी में बैठकर आराम से तय कर लिया था, परंतु आगे का सफर अत्यंत ही दुर्गम और जटिल था, जो अत्यंत ही दुर्गम और सकरी पगडंडी से होते हुए ऊंचे पहाड़ की ओर जाते हुए अत्यंत ही जटिल और कठिन परीक्षा के तौर पर उनकी दृष्टि के सम्मुख खड़ा था। परंतु अपने जीवन को बचाने हेतु और सदियों पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त करने हेतु उनको इस अत्यंत ही जटिल और कठिन सफर को तय करना ही होगा। उस दुर्गम पगडंडी से होते हुए दुर्गम पहाड़ पर चढ़ना ही होगा। उस दुर्गम सकरी पगडंडी पर चढ़ते हुए नीलपदम सबका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि घबराना नहीं, जल्दी ही हम उस पार के छोर पर होंगे। इतना कहते हुए नीलपदम अपनी प्रेमिका रिहाना का नरम मुलायम गुलाबी हाथ को अपने हाथों में थाम कर उस दुर्गम जटिल मार्ग पर चढ़ना प्रारंभ कर देता है। उनके पीछे पीछे नीलम और उसका बॉयफ्रेंड पेंटल भी दुर्गम मार्ग से होते हुए पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। सभी मित्रजन उस दुर्गम मार्ग से होते हुए खड़े पहाड़ पर चलते जा रहे थे। कुछ घंटों के सफर के उपरांत उन्हें दुर्गम पहाड़ी मार्ग के बीचों बीच एक पहाड़ी पर छोटा सा प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। यह देखकर वह सभी मित्रजन वहां उस दुर्गम पहाड़ी मार्ग पर उस प्राचीन मंदिर में देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रुक जाते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां इस प्राचीन मंदिर में कोई भी नहीं है। तभी नीलपदम आगे बढ़कर मंदिर का वह बड़ा सा घंटा बजा देता है। उस बड़े घंटे की तीव्र आवाज को सुनकर मंदिर के एक कोने से काला वेशधारी एक अत्यंत ही लंबा चौड़ा सिद्ध सन्यासी बाहर निकलता है और उनसे कहता है कि अरे ठहरो, तुम लोग कौन हो और इस दुर्गम मार्ग पर क्या करने आए हो? यहाँ तो वर्षों से कोई नहीं आता, तो तुम क्या करने आए हो? सच बताओ, अन्यथा मैं तुमको श्राप देकर भस्म कर दूंगा। उस काले वेशधारी जटिल सन्यासी का क्रुद्ध रूप देखकर सबका दिल दहल जाता है और तब नीलपदम अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस सिद्ध सन्यासी के पैरों में गिरकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है कि महाराज, हम आपको क्रोधित नहीं करना चाहते थे। यदि हमारे यहाँ आने से आपकी तपस्या में बाधा पहुंची है तो कृपया ईश्वर के लिए हमें क्षमा कीजिए। तब नीलपदम उस जटिल सिद्ध सन्यासी से संपूर्ण किस्सा विस्तार से बताता है। तदुपरांत वैसे सन्यासी उनके हाथों में काला धागा बांध देता है और उनसे कहता है कि यह जो काला धागा है यह सफर में तुम्हारी रक्षा करेगा। उस पहाड़ी टीले पर स्थित उस प्राचीन मंदिर के सिद्ध सन्यासी से आशीर्वाद स्वरूप काला धागा प्राप्त करने के उपरांत सभी मित्रजन पुनः दुर्गम पहाड़ी मार्ग से होते हुए और ऊपर खड़े पहाड़ के अंतिम ऊपरी छोर की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ ही देर में ही अंधेरा होने वाला था और अभी भी वह सभी मित्रजन पहाड़ी के अंतिम छोर की ओर कुछ किलोमीटर ही दूरी पर थे। आगे का वह पहाड़ी मार्ग पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल और दुर्गम प्रतीत होता था। यह देखकर नीलपदम कहता है कि इस काली स्याह रात में इस दुर्गम पहाड़ी मार्ग से आगे का सफर ठीक नहीं। इस काली स्याह रात में इस दुर्गम पहाड़ी मार्ग से आगे का सफर ठीक नहीं दिखता है, इसीलिए आज रात्रि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। नीलपदम अभी कुछ कहता उससे पहले ही अचानक से अत्यधिक प्रचंड और तीव्र हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती है और चारों ओर एक अजीब सा रहस्यमय धुआं छा जाता है। यह अजीबोगरीब मौसमी बदलाव देखकर सभी मित्र अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं कि उन सभी को नीलम की एक जोरदार चीख सुनाई देती है। नीलम की उस जोरदार चीख को सुनकर नीलम का बॉयफ्रेंड पेंटल उस ओर को जिस दिशा से नीलम की जोरदार चीख सुनाई दी थी में तेजी से दौड़ने लगता है। यह देखकर नीलपदम उसको रोकते हुए कहता है कि रुको मित्र रुको, यह कोई जाल है। परंतु नीलम का बॉयफ्रेंड पेंटल नीलपदम की किसी भी बात पर ध्यान दिए बगैर तो दुर्गम पहाड़ी मार्ग पर एक और को जहां से नीलम के चीखने की जोरदार आवाज आई थी कि वो दौड़ता चला जाता है।
कुछ ही क्षण उपरांत नीलम और उसके बॉयफ्रेंड पेंटल दोनों की एक जोरदार चीख से संपूर्ण रहस्यमयी पहाड़ी दूर दूर तक गूंज उठती है। उन दोनों की उस जोरदार चीख को सुनकर नीलपदम और रिहाना जैसे ही इस दिशा में आगे को बढ़ते हैं तो वहां उन्हें नीलपदम के बॉयफ्रेंड की अर्धनग्न लाश एक दूसरे के ऊपर लहूलुहान अवस्था में मिलती है। यह देखकर रिहाना की चीख निकल जाती है और वह अत्यधिक भय से कांपने लगती है। नीलपदम इसी प्रकार से रिहाना को संभालते हुए कहता है कि देखो रिहाना, हम अभी यहाँ रुक नहीं सकते हैं, हम अपना यह सफर जारी रखेंगे और रात में ही ऊपर पहाड़ी पर स्थित रहस्यमय गुफा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ वह दोनों अपने रब से प्रार्थना करते हुए रात में ही उस दुर्गम पहाड़ी मार्ग पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और अपने कड़े आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प शक्ति से नीलपदम और रिहाना कुछ ही घंटों के उपरांत उस रहस्यमय गुफा के द्वार तक पहुंच जाते हैं, जहां पर अघोर शक्ति का स्वामी सिद्ध अघोर बाबा अपनी प्रचंड तपस्या में लीन था। वह दोनों नीलपदम और रिहाना जैसे ही उस रहस्यमय गुफा के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं कि तभी गुफा के अंदर के विशालकाय घंटे जोर जोर से सप्ताह ही बजने लगते हैं और जिनकी गूंज से संपूर्ण रहस्यमय पहाड़ी दूर दूर तक गूंज उठती है और उन विशालकाय घंटों के उस भयानक शोर ध्वनि के से तपस्या में लीन अघोर बाबा की समाधि टूट जाती है और वह अत्यधिक क्रोधित होते हुए अपनी तपस्या से बाहर आते हुए कौन है वहां कौन है जिसकी मृत्यु ने आज उसको काल की ग्रास में पहुंचाया है। अपनी तपस्या के टूटने से उत्पन्न क्रोध से क्रोधित उस अघोर बाबा का वह अत्यधिक क्रोधित रूप देखकर नीलपदम और रिहाना अत्यंत विनम्र भाव से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए उस अघोर महाराज बाबा के कदमों में गिर जाते हैं। तब वह उन्हें अपने यहाँ आने का संपूर्ण हाल बताते हैं कि किस प्रकार से उनकी एक अनजान वश करी हुई गलती से वह वर्षों पुराना सोया हुआ शैतान पिशाच वापस जाग गया है और जिसके कारण से उनके कई मित्र उस शैतान पिशाच के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। नीलपदम के द्वारा संपूर्ण किस्सा विस्तार पूर्वक जानने के उपरांत उन अघोर बाबा का क्रोध शांत हो जाता है और वह उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह उस शैतान पिशाच का अंत कर देंगे और उससे उन्हें मुक्ति दिलवा देंगे। वह उन्हें बताते हैं कि बच्चों, उस शैतान पिशाच ने तुम्हारे मित्रों को ही नहीं अपितु उस दुष्ट शैतान पिशाच ने तुम्हारे यहाँ मुझ तक पहुंचने के सफर से नाराज होने के कारण तुम्हारी माता जानकी देवी को भी अत्यधिक बेदर्दी के साथ मृत्यु के घाट उतार दिया है। वह घोर सन्यासी बाबा आगन से बताता है कि बच्चों, अब तुम निश्चिंत रहो क्योंकि अब तुम महाकाली के परम भक्त अघोरनाथ की शरण में आए हो और मैं उस दुष्ट शैतान पिशाच का अंत कर तुम्हें उसके श्राप से मुक्ति अवश्य दिलवाऊंगा। इसके लिए मुझे एक शैतान दोष निवारण यज्ञ करना होगा। फिर देखते देखते वह सिद्ध अघोरा बाबा शैतान दोष निवारक यज्ञ प्रारंभ कर देता है। जिस समय वह सिद्ध अघोर बाबा अपने शैतान दोष निवारण यज्ञ के समापन पर था और जिसके उपरांत वह शैतान पिशाच अपनी शापित रूह समेत वो जहां का तहां नष्ट हो जाता, परंतु तभी अचानक से मौसम में हैरत अंगेज परिवर्तन हो जाते हैं और आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है और उसी समय वह शैतान पिशाच उस रहस्यमय गुफा पर हमला बोल देता है, जिससे शैतान दोष निवारण यज्ञ में लीन सिद्ध अघोर बाबा का ध्यान टूट जाता है, जिससे सिद्ध अघोर बाबा को अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वह अपने यज्ञ को बीच में ही रोककर अपनी क्रोधाग्नि से उत्पन्न क्रोध की अग्नि से उस शैतान पिशाच के ऊपर अत्यधिक तीव्रता से प्रहार करते हैं। फिर देखते ही देखते सिद्ध अघोर बाबा और उस शैतान पिशाच के मध्य घनघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सिद्ध अघोर बाबा एक के बाद एक अपनी कई सिद्ध मंत्रों के साथ उस शैतान पिशाच पर हमला करते हैं, परंतु सदियों से भूतिया कलश में कैद के दौरान उसको उस शैतान पिशाच को अनेकों रहस्यमय काली शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो गई थी, जिससे उसकी दुष्ट शैतानी शक्तियों में कई गुना की वृद्धि हो गई थी, जिसके प्रभाव से सिद्ध अघोरा बाबा के प्रत्येक मंत्र के प्रभाव के असर से बचते हुए सिद्ध अघोरा बाबा के समीप पहुंचते हुए अपने शैतानी हाथ से उनकी गर्दन को पकड़ लेता है
वो शैतान पिशाच के शैतानी हाथ की जकड़ में वसीद घोरा बाबा अत्यधिक तड़पने लगते हैं। तब वह शैतान पिशाच अपनी लाल लाल मोटी मोटी जादुई शैतानी आंखों से सिद्ध घोरा बाबा की आंखों में देखते हुए उनको काली शक्ति के प्रभाव से अपने वशीकरण में बांधते उनकी गर्दन में अपने शैतानी दांतों को गाड़ देता है और उनके शरीर से उनका संपूर्ण लहू पीकर उन्हें एक ओर को फेंक देता है, जिससे सिद्ध घोरा बाबा की तुरंत मृत्यु हो जाती है। सिद्ध घोरा बाबा को मृत्यु के घाट उतारने के उपरांत वह शैतान पिशाच कमसिन रेहाना के समीप पहुंच जाता है और उसकी नशीली शराबी निगाहों में अपनी लाल रक्त के समान लाल शैतानी आंखों में देखते हुए उसको अपनी शैतानी काली शक्ति के प्रभाव से वशीकरण में जकड़ लेता है। रिहाना उस शैतान पिशाच के वशीकरण में सप्ताह को अत्यधिक बेबस महसूस करती है। वह चाहकर भी उस शैतान पिशाच का कोई भी विरोध नहीं कर पाती है। वह शैतान पिशाच जैसे ही रेहाना की सुराहीदार गर्दन में अपने शैतानी दांतों को गाड़ने की कोशिश करता है कि तभी नील पदम उस रहस्यमय गुफा में स्थित सिद्ध महाकाली के त्रिशूल को उठाकर शैतान पिशाच के सीने में उतार देता है। सिद्ध महाकाली के सिद्ध त्रिशूल के प्रभाव से उस शैतान पिशाच का वह शैतानी शरीर सप्ताह ही उत्पन्न अग्नि से जलते हुए भस्म हो जाता है। उस दुष्ट शैतान पिशाच की मृत्यु देने के उपरांत नील पद्म अपनी प्रेमिका रिहाना के साथ उस रहस्यमय गुफा से बाहर निकलते हुए उसी दुर्गम पहाड़ी मार्ग से होते हुए नीचे की ओर उतरना प्रारंभ कर देते हैं। लगभग 1.5 दिन के सफर के उपरांत नील पद्म और रिहाना शाही डाक बंगले पर पहुंच जाते हैं, जहां उस शाही बंगले का वही बूढ़ा दरबान शाही बगिया के खिले हुए पुष्पों के साथ उनका स्वागत करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरों के वीर, छोटे सरकार महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका शाही वंश सदियों से श्राप से नष्ट हो गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरों के वीर, छोटे सरकार महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने छोटे सरकार का भव्य स्वागत करने के उपरांत शाही डक खाने का वह बूढ़ा दरबान अचानक से कुछ दुखी होते हुए कहता है कि छोटे सरकार, आप जब उस शैतान पिशाच से का अंत करने गए थे उसी दौरान आपकी पूजनीय माता जानकी देवी का देहांत हो गया था। डाक बंगले के उस बूढ़े दरबान को यूं दुखी होता देख नील पद्म उससे कहता है कि बाबा, आप दुखी ना होए, माता जी के देहांत के विषय में हमें पहले ही सिद्ध घोरा बाबा ने बता दिया था। उन्होंने हमारे जीवन के लिए अपने अनमोल जीवन के प्राणों की बलि दी है। इतना कहते हुए नील पद्म रेहाना का नरम गुलाबी हाथ को थाम कर शाही डाक बंगले की सदियों पुरानी लग्जरी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाता है। अभी सुबह के 3:45 बजे हुए थे, 3:45 AM, और आसमान में रात के टिमटिमाते हुए तारों को अभी भी साफ साफ देखा जा सकता था। डाक बंगले की वह काली लग्जरी गाड़ी शाही डाक बंगले से नील पहाड़ी के एयरपोर्ट की ओर दौड़ती हुई जा रही है कि तभी रेहाना को महसूस होता है कि कोई अजीब सी शैतानी शक्ति उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए उन्हें देख रही है। जैसे ही रेहाना पीछे पलटकर देखती है तो उसको दूर अंधेरे में लाल रक्त के समान लाल लाल 2 मोटी मोटी आंखें अंधेरे में चमकती हुई दिखाई देती है, जो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे उसी रफ्तार से चलती हुई उसको दिखाई प्रतीत होती है। परंतु रिहाना कोई भी प्रतिक्रिया दिए बगैर पहले के समान ही शांतचित्त बैठी रहती है और अपनी बगल में बैठे हुए नील पद्म के मजबूत कांधों पर अपना सुंदर मुखड़ा रखते हुए अपने नशीली शराबी नैनों को मूंद लेती है। वहीं उनकी डाक बंगले की सदियों पुरानी काली लग्जरी गाड़ी उसी प्रकार से नील पहाड़ी के एयरपोर्ट की ओर दौड़ती चली जाती है, दौड़ती चली जाती है, दौड़ती चली जाती है। यह था कहानी डाक बंगला का फाइनल चैप्टर, और ऐसी उम्मीद है आपको पसंद आया है। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन भी महानुभावों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया भी चैनल को सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। धन्यवाद।